हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स। बेटा नीट 2021 जो आज पेपर हुआ है बेटा, इसका बॉटनी पेपर का जो सॉल्यूशन है बेटा, ये हम डिस्कस करेंगे। आपके बॉटनी से जो भी आपके टोटल 53 क्वेश्चंस बेटा आपके जो आए हैं, ये कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड बेटा आपके क्वेश्चन आए हैं। एनसीईआरटी से रिलेटेड आपके लाइन बेटा आपके यहाँ से ली हुई है। तो देखिए, हम एक एक क्वेश्चन को बेटा हम आपके स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं कि उसके पेपर सॉल्यूशन क्या है बेटा। तो सबसे फर्स्ट आपके क्वेश्चन है बेटा, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक एट ए मैच्योरिटी। एंजियोस्पर्म प्लांट में बेटा आपके जो एम्ब्रियोसेक है बेटा, ये एम्ब्रियोसेक मैच्योरिटी स्टेज में बेटा इसकी फीचर्स क्या है। तो बेटा मैच्योरिटी स्टेज में अगर आप एम्ब्रियोसेक की स्टडी करो तो मैच्योरिटी स्टेज में बेटा एम्ब्रियोसेक में फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम नेमिंग कर सकते हैं, इसमें 1 एग सेल होगी बेटा, 2 सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट होगी, 3 एंटीबॉडल सेल आपके प्रेजेंट होगी एंड 1 सेंट्रल सेल आपके प्रेजेंट होगी बेटा। तो सेंटर में आपके 1 सेंट्रल सेल प्रेजेंट होगी। सो टोटल नंबर ऑफ सेल अगर हम काउंट करें बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ सेल बेटा आपके 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड सेल, 3 एंटीबॉडल सेल, 6 एंड 1 सेंट्रल सेल। सो टोटल नंबर ऑफ सेल हो गए बेटा आपके पास 7। एंड बेटा अगर न्यूक्लियस काउंट करें तो आपके एग सेल, सिनर्जिड सेल एंड एंटीबॉडल सेल, इन 6 सेल में आपके 6 न्यूक्लियस मीन्स आपके ईच सेल में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट आपके सेंट्रल सेल में आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई आपके प्रेजेंट होते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस अगर आप काउंट करो सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस बेटा आपके पास जो आएंगे वो आएंगे बेटा 8। तो अब बेटा इसमें ऑप्शन अगर हम देखें तो आपके जो मैच्योर्ड एम्ब्रियोसेक एंजियोस्पर्म प्लांट में बेटा, सो इस मैच्योर्ड एम्ब्रियोसेक में बेटा आपके टोटल नंबर ऑफ सेल 7 सेल्ड हैं एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। सो आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है बेटा वो आप देख सकते हो 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्टेज। ये बेटा आपके एक मैच्योर्ड एम्ब्रियोसेक प्लांट, सॉरी आपके एक एंजियोस्पर्म प्लांट में आपके मैच्योर एम्ब्रियोसेक का फीचर जो होगा बेटा वो आपके 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्टेज होगा बेटा, ठीक है, जिसको आप फीमेल गैमेटोफाइट भी आप नेमिंग कर सकते हो। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा थर्ड, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्टेज। सेकंड क्वेश्चन आपके प्लांट एंड में से बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेटा आपसे पूछा है, द पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म ए बैरियर बिटवीन द material present inside the nucleus and that outside the cytoplasm। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज आपके किसी भी पर्टिकुलर सेल में आपके जो न्यूक्लियस है बेटा, इस न्यूक्लियस में आपके डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है बेटा न्यूक्लियस। सो आपके न्यूक्लियस में आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है बेटा, इसको हम नेमिंग करते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अब बेटा इसके न्यूक्लियर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटसाइड बेटा आपके साइटोप्लाज्म एंड बेटा इनर न्यूक्लियर मटेरियल या इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनर साइड बेटा आपके न्यूक्लियर मटेरियल है। सो ये आपके स्पेस इसके बीच में सेपरेटिंग वॉल की ट्रैक कर रहा है, सेपरेटिंग स्पेस है बेटा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। न्यूक्लियर पोर एक्ट एज ए पैसेज फॉर द प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बेटा आपके जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में आपके डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बेटा, न्यूक्लियर डबल मेम्ब्रेन के थ्रू सराउंडेड होगा, बट इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ पर्टिकुलर पोजीशन पर बेटा आपके क्या प्रेजेंट होंगे, पोर प्रेजेंट होते हैं। और ये पोर बेटा आपके मॉलिक्यूल्स के बाई डायरेक्शनल फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। मीन्स आपके न्यूक्लियस में जो बेटा आपके आरएनए सिंथेसाइज होगा बेटा, ये आरएनए बेटा इसके इस न्यूक्लियर पोर की हेल्प से बेटा आपके साइटोप्लाज्म में डिलीवर होता है। एंड साइटोप्लाज्म में जो आपके प्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर है लाइक प्रोटीन से बेटा, ये बेटा आपके न्यूक्लियर पोर की हेल्प से आपके न्यूक्लियस में भी आते हैं। इसका मतलब न्यूक्लियर पोर जो है बेटा, ये आपके मॉलिक्यूल्स के बाई डायरेक्शनल फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सो ये स्टेटमेंट बेटा क्या है, करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, मैच्योर ट्यूब ट्यूब्स एलिमेंट पोसेस द कॉन्सेप्शियस न्यूक्लियस एंड यूजुअली साइटोप्लाज्मिक ऑर्गन्स। बेटा मैच्योर ट्यूब ट्यूब्स जो बेटा आपके फ्लोएम का एक कंडक्टिंग एलिमेंट है बेटा, ये आपके नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है। इसमें आपके न्यूक्लियस जो होगा बेटा वो आपके क्या होगा, एब्सेंट होता है। लिविंग सेल है बेटा, इसमें आपके नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है, लेकिन ये स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो बेटा ये स्टेटमेंट आपके क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। एंड द माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल बेटा आपके
एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है बेटा, आपके जो स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंडेड जो बेटा आपके साइटोप्लाज्म में स्पेसिफिक जो माइक्रो बॉडीज प्रेजेंट होती है बेटा, ये प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होती है एंड देन एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होगी। ठीक है बेटा, तो ये स्टेटमेंट बेटा आपका क्या है, करेक्ट है। सो इसमें आपके इनकरेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेटा आपके पास कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। तो इसलिए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ओके, सेफ सेल आपके एक नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है बेटा, कैसी है, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से बेटा आपके क्वेश्चन है, द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द वीड्स इन द फील्ड। आपके वीडिसाइडल जो आपके हार्मोन है बेटा, वो मोस्ट कॉमनली हार्मोन होता है बेटा आपके ऑक्सिन। ऑन ऑक्सिन का बेटा आपका एक सिंथेटिक फॉर्म आता है 2,4-D 2,4-डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो ये जो बेटा आपके 2,4-D है बेटा, इसको हम वीडिसाइडल की फॉर्म में आपके मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं बेटा। ठीक है, जो सिंथेटिक ऑक्सिन है इसको मोस्ट कॉमनली आप वीडिसाइड्स के फॉर्म में हम यूज करते हैं 2,4-D को। सो इसीलिए बेटा इसका करेक्ट आंसर जो होगा बेटा वो आपके 2,4-D हो जाएगा। बाकी आपके IBA, IAA एंड NAA ये बेटा इसमें इनकरेक्ट रहेंगे। सो इसमें आपके सिंथेटिक ऑक्सिन को हम एज ए वीडिसाइड यूज करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा आपके प्लांट एनाटॉमी से है बेटा। प्लांट एनाटॉमी से आपके जो क्वेश्चन है बेटा, मैच द कॉलम का, इसमें अगर हम क्वेश्चन को रीड करें, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में हम सबसे फर्स्ट सेल विद द एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, आपके किस सेल्स में बेटा आपके सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है। सो बेटा आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपके एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी प्रेजेंट होगी। सो बेटा आपके ए में आपके पास आ गया बेटा सेकंड। ओके, सेकंड बेटा बी, द टिश्यू हैविंग द ऑल सेल्स सिमिलर इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आपके टिश्यू जिसमें ऑल सेल्स आपके बेटा सेम हो, तो ये आपके परमानेंट टिश्यू का जो एक स्पेशल टाइप आता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। इस सिंपल परमानेंट टिश्यू में बेटा आपके सेल्स जो होंगी वो ऑल सेल्स बेटा आपके क्या होगी, सेल होगी, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली ऑल सिमिलर सेल्स का ग्रुप होगा बेटा। सो इसीलिए आपके टिश्यू हैविंग द ऑल सिमिलर सेल्स इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें बेटा आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू आ जाएगा। सो ये सिंपल टिश्यू बेटा इसमें आ गया। सो इसमें हो गया सेकंड में अपने पास आ गया फोर्थ। नेक्स्ट, टिश्यू हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। परमानेंट टिश्यू के बेटा आपके टू टाइप है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सॉरी सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू आपके ऑल सेल्स अगर सिमिलर है, सिंपल। इफ आपके सेल्स आपके डिफरेंट शेप एंड साइज के बेटा, तो इसको हम नेमिंग करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपके मोस्ट कॉमनली जो आपके टिश्यू आएगा बेटा वो आपके जाइलम एंड फ्लोएम, मींस आपके वेस्कुलर टिश्यू बेटा आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में आएंगे। सो इसमें आ जाएगा फर्स्ट वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। सो यहाँ पर आ गया बेटा फर्स्ट। एंड द डेड सेल विद हाईली थिक वॉल्ड एंड नैरो ल्यूमेन, बेटा ये आपके स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होगी। सो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल जो आपके टू टाइप की होती है बेटा, स्क्लेरिड्स एंड बेटा आपके स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। बेटा इसमें आपके जो सेल्स होगी ये हाईली सेल वॉल इसकी लिग्निफाइड होगी, हाईली लिग्निफाइड सेल वॉल होगी, डेड सेल होगी। एंड बेटा आपके हाईली लिग्निफिकेशन के रिजल्टेंट बेटा इसकी जो ल्यूमेन होती है इंटरनली वो आपके कैसी होगी, नैरो होगी। सो इसमें बेटा आपके आ जाएगी स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का जो टाइप आता है बेटा स्क्लेरिड, ये आ जाएगा। सो इसमें आ गया बेटा थर्ड। तो बेटा आपका जो करेक्ट जो सीक्वेंस है ये सेकंड फोर्थ वन थर्ड आ रहा है। सो ये बेटा आपके सेकंड फोर्थ वन थर्ड, इसमें आपके ये आंसर हो जाएगा। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके प्लांट ब्रीडिंग से, म्यूटेशन इन प्लांट सेल्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय। आपके प्लांट सेल्स में आपके जो म्यूटेशन हम बेटा आपके इंड्यूस करते हैं, लाइक आपके मूंगा बीन जो हमने वैरायटी आपके डेवलप कर रखी है मूंग बीन की, ये बेटा आपके गामा रेडिएशन के थ्रू बेटा आप इसमें म्यूटेशन को इंड्यूस कर सकते हो। बिकॉज आपके जिएटिन, काइनेटिन ये आपके प्लांट हार्मोन आ गए, इंफ्रा रेडिएशन के थ्रू बेटा आप इंफ्रा रेज के थ्रू आप इसमें म्यूटेशन नहीं करेंगे। म्यूटेशन बेटा आपके मोस्ट कॉमनली आपके गामा रेडिएशन हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इसका सिंपल सा क्वेश्चन बेटा इसका आंसर हो जाएगा आपके फर्स्ट म्यूटेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके प्लांट किंगडम से बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस द कार्गिन। कार्गिन जो बेटा ये आपके रेड एल्गी के थ्रू प्रोड्यूस होती है।
किसके थ्रू बेटा, रेड एल्गी के थ्रू बेटा आपके ये कार्यगेन प्रोड्यूस होती है। सो कार्यगेन का आपके जो मोस्ट कॉमनली बेटा आपके प्रोडक्शन है ये आपके रेड एल्गी के थ्रू होगा, लाइक आपके ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम, या आपके कुछ कॉमन जो रेड एल्गी आते हैं बेटा, ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंस का प्रोडक्शन करते हैं बेटा, लाइक आपके कार्यगेन। ठीक है डियर, सो इसमें आपके करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा रेड एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके मॉर्फोलॉजी से, डाइएडल्फस स्टेमन आर फाउंड इन। डाइएडल्फस स्टेमन बेटा मोस्ट कॉमनली आपके मिलेगा फैबियसी फैमिली में, एंड फैबियसी का जो मेंबर है बेटा ये आपके कौन आता है, पी प्लांट, पाइसम से टाइप। सो डाइएडल्फस कंडीशन जो आपके स्टेमन की होगी बेटा, ये डाइएडल्फस कंडीशन जिसमें आपके जो स्टेमन है बेटा, ये ऑल स्टेमन बेटा आपके कंबाइंड होकर टू ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहे हैं बेटा, ये टू बंडल्स के फॉर्म में अगर आपके स्टेमन आपके फ्यूज हो, सो इसको हम नेमिंग करते हैं बेटा डाइएडल्फस स्टेमन। आपके पी प्लांट मीन्स आपके फैबियसी में आपके डाइएडल्फस कंडीशन मिलती है, ए 9+1 की कंडीशन आपके यहाँ पर मिलती है, और 9 बेटा इसमें आपके ऑल 9 स्टेमन आपके फ्यूज होंगे। सो ये 1 बंडल एंड 1 स्टेमन बेटा इसका सेपरेट रहेगा, तो ये 1 स्टेमन का अनदर बंडल बन गया। तो ओवरऑल बेटा इसमें आपके जो टोटल 10 स्टेमन्स हैं, ये 10 स्टेमन आपके 2 बंडल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सो इसलिए इसमें करेक्ट आंसर बेटा हो जाएगा आपका पी प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपके इकोलॉजी से बेटा आपके क्वेश्चन, इकोसिस्टम से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बेटा, नॉट करेक्ट कौन सा है, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, बेटा आपके एनर्जी के पिरामिड्स ऑलवेज अपराइट होते हैं बेटा, बिकॉज आपके जैसे जैसे फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफर होती है, अल्टीमेटली एनर्जी 10% से आपकी एनर्जी क्या होगी बेटा, 10% ही ऑलवेज एनर्जी ट्रांसफर होगी, 90% एनर्जी बेटा आपके ईच ट्रॉफिक लेवल पर आपके क्या होती है बेटा, लॉस होती है। सो इसीलिए बेटा आपके जैसे जैसे फूड चेन में हम आगे जाएंगे, अल्टीमेटली आपके एनर्जी लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो बेटा आपके सबसे मैक्सिमम एनर्जी बेटा आपको मिलेगी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, एंड मिनिमम एनर्जी आपको मिलेगी बेटा लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे। सो अल्टीमेटली एनर्जी के पिरामिड्स ऑलवेज आपके अपराइट होंगे, करेक्ट स्टेटमेंट है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, बिल्कुल ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो नंबर का पिरामिड होगा बेटा ये आपके कैसा होगा, अपराइट होगा, बिकॉज आपके ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सबसे हाईएस्ट अमाउंट में बेटा आपके फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ग्रासेस होंगे, सेकंड नंबर पे आपके सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड नंबर पे बेटा आपके थर्ड ट्रॉफिक लेवल। सो अगर आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बेटा आप कंटिन्यूसली आगे रन करोगे तो अल्टीमेटली आपको नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आपके क्या होंगे, कंटिन्यूसली डिक्रीज होंगे, जिसके रिजल्टेंट बेटा आपके ग्रासलैंड इकोसिस्टम का जो पिरामिड होगा वो भी बेटा आपके ऑलवेज अपराइट हो। देन पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। सी में जो आपके पिरामिड है बेटा, मीन्स आपके एक्वाटिक इकोसिस्टम का जो पिरामिड होता है बेटा, ये बायोमास का पिरामिड आपके इन्वर्टेड होगा, बिकॉज आपके पिरामिड में आपके फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन के बाद में जू प्लैंक्टन के बाद में बेटा स्मॉल फिशेस, एंड स्मॉल फिशेस के बाद में बेटा आपके लार्ज फिश जो आएगी बेटा। इसमें अगर हम देखें सो इसमें आपके फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल फाइटोप्लैंक्टन, इसका बायोमास सबसे कम होगा बेटा। जू प्लैंक्टन का बायोमास सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर बेटा आपके फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के कंपैरिजन में हायर होगा। स्मॉल फिशेस का बायोमास बेटा आपके जू प्लैंक्टन के कंपैरिजन में हायर होगा, एंड सबसे मैक्सिमम बायोमास बेटा आपको फोर्थ ट्रॉफिक लेवल लार्ज फिशेस में आपको मिलेगा। सो इसीलिए बेटा अगर हम इसका बायोमास का पिरामिड ड्रॉ करें सो यहाँ पर आपको इन्वर्टेड पिरामिड आपको मिलेगा बेटा। सो ये स्टेटमेंट भी बेटा आपका करेक्ट है। एंड लास्ट पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, तो ये वैसे ही आपकी क्या हो गया बेटा, रॉन्ग हो गया, बिकॉज हमें पता है कि सी मीन्स आपके एक्वाटिक इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड होता है, अपराइट नहीं है, ठीक है। सो ये ऑटोमेटिकली आपके क्या हो गया बेटा, रॉन्ग हो गया। सो इस क्वेश्चन में बेटा आपके करेक्ट आंसर हो गया बेटा फोर्थ। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन अनदर प्लांट किंगडम से बेटा आपके क्वेश्चन है, जेमा आर प्रेजेंट इन। बेटा आपके जो ब्रायोफाइट्स हैं, इन ब्रायोफाइट में 2 ग्रुप्स आते हैं बेटा। फर्स्ट आपके लिवरवर्ट्स एंड सेकंड बेटा आपके मोस। आपके जो गेमा कप्स है बेटा ये मोस्ट कॉमनली आपके किस में मिलते हैं बेटा, कुछ लिवरवर्ट्स में मिलते हैं, लाइक आपके मार्केंसिया का अगर बेटा आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे तो एनसीईआरटी के डायग्राम में मार्केंसिया में आपके गेमा कप को रिप्रेजेंट भी कर रखा है बेटा। और मार्केंसिया किसका मेंबर है बेटा, लिवरवर्ट्स का मेंबर है, लोअर ब्रायोफाइट्स है बेटा। सो इसीलिए बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा,
सम लिवरवर्ट्स मीन्स आपके ब्रायोफाइट। टेरिडोफाइट्स में आपके कंप्लीटली एब्सेंट होंगे। हायर ब्रायोफाइट लाइक आपके मोसेस में भी बेटा ये एब्सेंट होते हैं। सम जिम्नोस्पर्म में बेटा ये आपके प्रेजेंट नहीं होंगे। सो आपके किस में प्रेजेंट होंगे बेटा? लिवरवर्ट्स में आपके प्रेजेंट होते हैं। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सेल बायोलॉजी से बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा। When the centromere is situated in the middle of two equal arms of the chromosomes, the chromosome is referred as। बेटा इफ आपके सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के सेंटर में सिचुएटेड है, आर्म्स की लेंथ इक्वल साइज है बेटा, बोथ आर्म आपके इक्वल साइज की है, इक्वल लेंथ की है। सो इस टाइप के क्रोमोसोम को हम क्या नेमिंग करेंगे? सो इफ आपके सेंट्रोमियर बेटा सेंटर में सिचुएटेड हो, जिसके रिजल्टेंट बेटा आपके क्रोमोसोम्स की बोथ आर्म बेटा आपके इक्वल लेंथ की हो, तो इस टाइप के क्रोमोसोम को हम नेमिंग करेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसकी शेप कैसी होती है बेटा? वी शेप इसकी शेप होगी। ओके डियर, सो ये आपके सेल बायोलॉजी का बड़ा इजी क्वेश्चन बेटा आपके कि इफ आपके सेंट्रोमियर आपके सेंटर में सिचुएटेड है, बोथ आर्म्स आपके इक्वल लेंथ की है, तो अल्टीमेटली आपके क्रोमोसोम कैसा होगा बेटा? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होगा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मेटासेंट्रिक, बिकॉज सब मेटासेंट्रिक में आपके नियर द सेंटर होगा, एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं होगा बेटा। एक्रोसेंट्रिक में नियर द एंड होगा, एंड टेलोसेंट्रिक में बेटा आपके एट द टेल होगा, एंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बेटा आपके प्लांट किंगडम से। जनरल लाइक स्लेजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस द काइंड्स ऑफ स्पोर। आपके स्लेजिनेला एंड साल्विनिया में बेटा आपके टू टाइप्स के स्पोर आपके प्रोड्यूस होते हैं। एंड इफ आपके टेरिडोफाइट प्लांट जिसमें आपके टू टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम नेमिंग करते हैं हेट्रोस्पोरस। क्या नेमिंग करते हैं बेटा? हेट्रोस्पोरस। सो स्लेजिनेला एंड साल्विनिया बेटा आपके हेट्रोस्पोरस प्लांट है बेटा। नॉर्मली आपके टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं बेटा। मोस्टली जो आपके जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांट है बेटा, ये हेट्रोस्पोरस प्लांट ग्रुप में आते हैं। बट आपके टेरिडोफाइट जो मोस्टली होमोस्पोरस हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शनली प्लांट ऐसे हैं बेटा जो हेट्रोस्पोरस कैटेगरी में आते हैं। इसमें मोस्ट कॉमनली प्लांट आपके स्लेजिनेला एंड साल्विनिया आता है, जो आपके एनसीईआरटी में भी एज इट इज लाइन में मेंशन है बेटा। सो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर बेटा हो जाएगा हेट्रोस्पोरस। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोसिस्टम से बेटा। द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। इसमें से बेटा आपने क्या किया? रेस्पिरेटरी लॉस को लॉस कर दिया, तो अल्टीमेटली आपके एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपके बची है। तो इसमें बेटा ये आपके आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेस्पिरेशन लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? रेस्पिरेशन लॉस को। जीपीपी आपके ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो इसने टोटल आपके प्रोडक्शन किया है बेटा, वो आपके जीपीपी। इसमें से जो रेस्पिरेशन लॉस जो इसने किया है वो आर, तो अल्टीमेटली इसके पास जो नेट प्रोडक्टिविटी आपकी कितनी बची है, वो आपकी आ जाएगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो आर यहां पर बेटा आपके रेस्पिरेटरी लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके अगेन फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज ए मोनोसियस। मोनोसियस प्लांट का मीनिंग होता है बेटा इफ आपके एक सिंगल प्लांट पर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बोथ प्रेजेंट हो। ठीक है बेटा, एक सिंगल प्लांट है बेटा, इस पर मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है। सो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बेटा आपके सेम प्लांट बॉडी पर आपके प्रेजेंट है। सो इस कंडीशन में हम इसको नेमिंग करते हैं मोनोसियस। एंड बेटा इनमें से आपके मार्केंसिया, साइकस, पपाया एंड आपके कारा में से जो मोनोसियस प्लांट होता है बेटा, वो आपके कारा होता है। बाकी आपके ऑल प्लांट आपके डायसियस हैं बेटा। कारा में आपके जो मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है बेटा, ये आपके सेम प्लांट बॉडी पर आपके प्रेजेंट होंगे। लाइक आपके कारा है, इसमें इसका सिंगल ब्रांच है बेटा। इस सिंगल ब्रांच में बेटा इसके मेल प्लांट बॉडी, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम प्लांट पर आपके प्रेजेंट होंगे। ओके डियर, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा आपके कारा, मोनोसियस प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके इकोलॉजी। The amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium present in the soil at any given time is referred to। अब बेटा देखिए, ये जो आपके न्यूट्रिएंट्स जो यहाँ पर आपके मेंशन है, ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है। कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम। एंड इफ आपके किसी भी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया पर एक पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया में
जो भी टोटल इनऑर्गेनिक अमाउंट जो होता है बेटा, इस इनऑर्गेनिक अमाउंट को हम नेमिंग करते हैं स्टैंडिंग स्टेट। और इफ यहाँ पर ऑर्गेनिक अमाउंट अगर प्रेजेंट हो, सो ऑर्गेनिक अमाउंट को हम यहाँ पर नेमिंग करते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। हो सकता है कई बच्चों ने स्टैंडिंग क्रॉप किया हो। स्टैंडिंग क्रॉप बेटा आपके ऑर्गेनिक अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा, बायोमास को रिप्रेजेंट करेगा। जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होंगे, इनऑर्गेनिक अमाउंट होगा बेटा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडिंग स्टेट से। सो इसीलिए बेटा यहाँ पर आपके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आपके दे रखे हैं। सो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के अकॉर्डिंग बेटा इसका करेक्ट आंसर जो होगा बेटा वो स्टैंडिंग स्टेट होगा। ओके डियर, स्टैंडिंग क्रॉप आपके बायोमास मीन्स आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द टर्म यूज फॉर नेक्स्ट रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, आपके सेकेंड चैप्टर से। द टर्म्स यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther of one plant to the stigma of a different plant। वन प्लांट के एंथर से जो pollen grain है बेटा, ये pollen grain एंथर से ये आपके अनदर प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो गए। सो इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या कहेंगे? तो व्हेन द पॉलिनेशन अकर बिटवीन द टू डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, इफ सेम स्पीसीज के टू डिफरेंट प्लांट के बीच में अगर आपके पॉलिनेशन हो रहा है, सो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम बेटा नेमिंग करते हैं क्या बेटा? ज़ीनोगेमी। ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है, जिसमें आपके टू डिफरेंट जेनेटिकल प्लांट के बीच में आपके क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है बेटा, सो इसको हम नेमिंग करेंगे बेटा आपके क्या? ज़ीनोगेमी। सो ड्यूरिंग द पॉलिनेशन बियरिंग द जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ pollen grains टू स्टिग्मा। जेनेटिकली डिफरेंट आ गया, ठीक है, बिकॉज आपके अगर सेम प्लांट पर आपके पॉलिनेशन होगा बेटा, वो आपका हो जाता जिटेनोगेमी, जो आपके जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होता है। बट यहाँ पर आपके जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन हमें करना है, तो जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन आपके ज़ीनोगेमी को रिप्रेजेंट करता है बेटा। सो इसका करेक्ट आंसर बेटा आपका हो जाएगा ज़ीनोगेमी। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बेटा आपके प्लांट किंगडम से, सॉरी प्लांट एनाटॉमी से। मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट बेटा आपके लेंटिकल्स। लेंटिकल्स जो आपके प्लांट में स्टेम पर आपके सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर आपके डेवलप्ड होते हैं बेटा। ये लेंटिकल्स आपके बेटा गैसेज एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं। किस में पार्टिसिपेट करते हैं? गैसेज एक्सचेंज में। सो लेंटिकल्स में बेटा आपके आ जाएगा गैसेज एक्सचेंज। कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम का बेटा एक अनदर नेम बेटा फेलोजन भी है। सो कॉर्क कैम्बियम को बेटा हम फेलोजन भी नेमिंग करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर आपके जो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में बेटा आपके जो कैम्बियम रिंग डेवलप्ड होती है उसको हम नेमिंग करते हैं कॉर्क कैम्बियम। सो इस कॉर्क कैम्बियम का एक अनदर नेम बेटा आपके फेलोजन भी है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का एक अनदर नेम बेटा आपके फेलोडम भी है बेटा। एंड कॉर्क जो है ये आपके एक डेड सेल है जिस पर आपके सुबेरेन डिपोजिशन होगा बेटा, ठीक है। सो इस तरीके से अगर इसका करेक्ट सीक्वेंस लें तो बेटा आपके लेंटिकल्स जो आपके गैसेज एक्सचेंज है थर्ड, कॉर्क कैम्बियम फेलोजन फर्स्ट, सेकेंडरी कॉर्टेक्स फेलोडम एंड कॉर्क सुबेराइज्ड डिपोजिशन सेकंड। सो इसका करेक्ट आंसर आपके ये मैच हो जाएगा। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ये बेटा आपके एमबीआई से क्वेश्चन है। एमबीआई से इस साल आपके काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, काफी क्वेश्चन आए बेटा। करेक्ट स्टेटमेंट बेटा हमें इसमें सेलेक्ट करना है। द कोडिंग स्ट्रैंड इन ट्रांसक्रिप्शन इज यूनिट इज कॉपी टू एन एमआरएनए। एमआरएनए का जो ट्रांसफर होगा बेटा ये आपके कोडिंग स्ट्रैंड से नहीं होकर आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड से होगा, ठीक है। डीएनए में आपके 2 स्ट्रैंड होती है बेटा, 3 to 5 प्राइम ये आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड 5 प्राइम to 3 प्राइम बेटा ये आपके कोडिंग स्ट्रैंड। सो बेटा आपके एमआरएनए का जो फॉर्मेशन होगा बेटा, ये एमआरएनए का फॉर्मेशन बेटा आपके किस पर होगा? इस 3 प्राइम स्ट्रैंड, मीन्स आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड पर होता है, कोडिंग स्ट्रैंड पर नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट आपके क्या हो गया बेटा? रॉन्ग हो गया। स्प्लिट जीन अरेंज्ड इन ए क्लस्टर ऑफ प्रोकैरियोट्स, कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा, बिकॉज आपके स्प्लिट जीन जिसमें आपके कोडिंग एंड नॉन कोडिंग बोथ पार्ट आपके एक सिंगल जीन में प्रेजेंट हो, ये एक यूकैरियोटिक जीन का फीचर है। किसका फीचर है बेटा? यूकैरियोटिक जीन, बिकॉज आपके यूकैरियोट्स में मोस्ट ऑफ द जीन बेटा आपके कैसे होते हैं? स्प्लिट जीन होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? स्प्लिट जीन होते हैं। इन कैपिंग द मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 3 एंड ऑफ एचएनआरएनए। कैपिंग में बेटा आपके मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम अटैच करेंगे एचएनआरएनए पर, बट ये आपके एमआरएनए के 5th एंड पर आपके कैपिंग होगी बेटा।
5th एंड पर आपके 7 मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट का बेटा अटैचमेंट होगा। 3 एंड पर बेटा इसमें आपके टैलिंग प्रोसेस होगी जिसमें 200 to 300 पॉलीएडेनिन चेन हम आपके ऐड करेंगे बेटा। सो 3rd एंड पर बेटा आपके इसमें प्रोसेस होगी टैलिंग एंड 5th एंड पर बेटा आपके होगी कैपिंग। सो कैपिंग बेटा आपके 5th एंड पर होती है, 3rd एंड पर नहीं होती, तो इसीलिए बेटा ये स्टेटमेंट भी आपके क्या हो गया, रॉन्ग। 1st, 2nd, 3rd स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसका मतलब आपके आंसर 4th है, करेक्ट स्टेटमेंट वही है। फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि करेक्ट है या नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद द रॉ फैक्टर इन द टर्मिनेशन एट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। बिल्कुल, बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट्स में बेटा आपके ट्रांसक्रिप्शन में टर्मिनेशन प्रोसेस में जो आरएनए फैक्टर है बेटा, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये आपके स्पेसिफिक रॉ फैक्टर के साथ बाइंड होगा एंड यही रॉ फैक्टर बेटा आपके प्रोकैरियोट्स में टर्मिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। मींस आपके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को टर्मिनेशन साइट से आपके सेपरेट करेगा, वहां से रिमूव करेगा एंड अल्टीमेटली जितना आरएनए प्रोड्यूस हुआ है उसको अल्टीमेटली वो रिमूव। ठीक है बेटा, तो ये स्टेटमेंट बेटा आपका कंप्लीटली करेक्ट है। सो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4th आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके एमबीआई से, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चारगाफ फॉर्मूले से क्वेश्चन बेटा आपके पूछा है। इफ एडेनिन मेक द 30% ऑफ द डीएनए molecule, what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine? अब बेटा अगर एडेनिन जो है बेटा ये आपके 30% है, मीन्स आपके चारगाफ फॉर्मूले में हमें पता है अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल एडेनिन जितना होगा बेटा थाइमिन भी उतना ही होगा। ठीक है, सो अगर एडेनिन 30% है सो थाइमिन भी बेटा क्या होगा 30%। इफ आपके एडेनिन एंड थाइमिन बेटा आपके बहुत 30% है, मीन्स आपके 30 प्लस आपके कितने हो गए बेटा 60%। सो आपके गुआनिन एंड साइटोसिन आपके कितने हो गए बेटा रिमेनिंग 40%। अब अगर ग्वानिन और साइटोसिन दोनों 40% है तो अकेला ग्वानिन कितना हो गया बेटा 20% एंड साइटोसिन कितना हो गया बेटा 20%। बिकॉज अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल जितने बेटा आपके परसेंटेज ऑफ एडेनिन होगा थाइमिन भी बेटा इक्वल होगा एंड ग्वानिन की परसेंटेज भी बेटा आपके किसके इक्वल होगी, साइटोसिन के इक्वल होगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सेल डिवीजन से, 11th सेल डिवीजन। Which stage of meiotic phase show the terminalization of chiasmata as its distinct feature? बेटा chiasmata का जो फॉर्मेशन है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata है। सेल डिवीजन में जो प्रोफेज फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट जो है बेटा, इस प्रोफेज फर्स्ट की आपकी जो डिप्लोइडिन स्टेज है, इस डिप्लोइडिन स्टेज में आपके chiasmata का फॉर्मेशन होगा। इस डिप्लोइडिन स्टेज में आपके क्या होगा, chiasmata का फॉर्मेशन होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है बेटा ये क्रॉस लाइक पैटर्न पर आपके अरेंज्ड हो गए और इसी क्रॉस लाइक पैटर्न को हम यहाँ पर नेमिंग करते हैं बेटा क्या, chiasmata। बट आपके डिप्लोइडिन स्टेज के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आपके डाइकाइनेसिस आएगी बेटा, इस डाइकाइनेसिस में आपके जो chiasmata है इसका भी आपके टर्मिनलाइजेशन होगा और अल्टीमेटली आपके बोथ क्रोमोसोम आपके कंप्लीटली क्या हो जाएंगे बेटा, सेपरेट हो जाएंगे। सो ये क्रोमोसोम कंप्लीटली क्या हो गए बेटा, सेपरेट हो गए। सो ये आपके जो chiasmata का जो फॉर्मेशन है बेटा ये आपके डिप्लोइडिन स्टेज में, बट इसका कंप्लीट टर्मिनलाइजेशन मींस आपके जो सेपरेशन है बेटा ये कंप्लीट होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन ये आपके डाइकाइनेसिस में होगा। सो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉप्सन यूनिट आर यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ, एनसीईआरटी के एज इट इज लाइन है बेटा आपके 16 चैप्टर इन्वायरमेंटल इश्यू की। आपके डॉप्सन यूनिट ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करने की यूनिट है बेटा। ठीक है, ये आपके ओजोन लेयर की थिकनेस को आपके मेजर करती है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा बेटा वो आपके ओजोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्रॉस बिटवीन द मेल एंड फीमेल बोथ द हेटेरोजाइगस फॉर द सिकल सेल एनीमिया जीन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी द डिजीज। जेनेटिक्स से रिलेटेड जेनेटिक्स का क्वेश्चन है बेटा। आपके सिकल सेल एनीमिया हमें पता है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। सिकल सेल एनीमिया कैसी है बेटा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। इफ आपके बेटा मेल एंड फीमेल फादर एंड मदर, ये बेटा आपके बहुत सिकल सेल एनीमिया के लिए कैसे हैं, हेटेरोजाइगस है। सो ऑटोसोमल रिसेसिव है, सो इसके हेटेरोजाइगस कंडीशन को हम कैपिटल ए स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
सो फादर भी हेटेरोजाइगस है, मदर भी हेटेरोजाइगस है। अब बेटा अगर इसमें क्रॉस होता है तो इसकी कितनी प्रोजेनी बेटा आपके इफेक्टेड होगी? सो अगर मैं इसमें क्रॉस करूं बेटा तो इसमें 2 टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। फीमेल में भी 2 टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। क्रॉस करें बेटा तो कैपिटल ए, ये बेटा आपका आ गया कैपिटल ए होमोजाइगस डोमिनेंट, और होमोजाइगस डोमिनेंट बेटा इसमें क्या होगा? नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है। कैपिटल ए स्मॉल है, ये बेटा आपके हेटेरोजाइगस कंडीशन, एंड ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में हेटेरोजाइगस कंडीशन भी बेटा आपके क्या होगी? नॉर्मल होगी, बिकॉज आपके इफेक्टेड जीन रिसेसिव है। हेटेरोजाइगस में रिसेसिव जीन का इफेक्ट शो नहीं होगा। देन कैपिटल ए स्मॉल है नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग, ये भी बेटा आपके पास कैसी आ रही है? हेटेरोजाइगस आ रही है, मीन्स आपके ये भी नॉर्मल होगी। एंड लास्ट बेटा आपके स्मॉल है, तो बेटा स्मॉल है होमोजाइगस डोमिनेंट आ रहा है, और बेटा आपके एक रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में जो होमोजाइगस डोमिनेंट होता है बेटा वही आपके क्या होगा? इफेक्टेड होगा, बिकॉज आपके रिसेसिव जीन ऑलवेज होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस्ड होगी। सो बेटा ये जो स्मॉल है कंडीशन है ये आपके क्या होगी बेटा? इफेक्टेड होगा। सो 4 में से बेटा आपके 1 ऑफ स्प्रिंग आपके इफेक्टेड है, तो 4 में से 1 है, इसका मतलब बेटा आपके कितना हो गया? ये 25% हो गया। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके एमबीआई से बेटा, द कोडोन AUG कोड फॉर द मिथ्योनिन एंड फिनाइल एलेनिन। बेटा आपके जो AUG है ये एक स्टार्टिंग कोडोन है, एंड ये ओनली मिथ्योनिन अमाइनो एसिड को कोड करता है, बिकॉज ये बेटा आपके नॉन एम्बाइगस फीचर शो करता है। 1 कोडोन ऑलवेज 1 अमाइनो एसिड को ही कोड करेगा, सो एक नॉन एम्बाइगसिटी शो करता है। सो इसलिए AUG आपके ओनली मिथ्योनिन अमाइनो एसिड को कोड करता है बेटा, ये फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड कोड नहीं करेगा। फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड के लिए बेटा आपके कोड जो आएगा वो UUU एंड UUC कोड आता है। सो इसलिए ये स्टेटमेंट आपके क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट AAA एंड AAG 2 कोडोन है, बोथ कोडोन कोड फॉर द अमाइनो एसिड लाइसिन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। आपके AAA एंड AAG ये दोनों बेटा आपके लाइसिन अमाइनो एसिड को ही कोड करते हैं। सो स्टेटमेंट फर्स्ट आपके करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट इनकरेक्ट है, एंड स्टेटमेंट सेकंड बेटा आपके क्या है? करेक्ट है। सो बेटा इसका आपके आंसर स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट हिस्टोन प्रोटीन इज रॉन्ग। ये भी बेटा अगेन बेटा आपके एमबीआई से क्वेश्चन। हिस्टोन प्रोटीन के लिए बेटा आपके कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है बेटा, जो आपके डीएनए पैकेजिंग में आपके हेल्प करती है? हिस्टोन जो आपके यूकैरियोटिक डीएनए का एक इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा। हिस्टोन प्रोटीन्स आर द रिच इन अमाइनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन। हिस्टोन प्रोटीन आपके एक बेसिक प्रोटीन है, एल्कलाइनिक नेचर की होगी, जिसमें बेटा आपके नॉर्मली जो अमाइनो एसिड आपके हायर अमाउंट में होगी बेटा वो लाइसिन एंड आर्जिनिन ही होते हैं। सो इसलिए ये स्टेटमेंट इसका कंप्लीटली करेक्ट है। हिस्टोन कैरी द पॉजिटिवली चार्ज इन द साइड चेन। बिल्कुल सही बात है बेटा, हिस्टोन आपका एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है जो आपके डीएनए के नेगेटिव चार्ज को आपके न्यूट्रलाइज करती है बेटा। एंड हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही बात है बेटा, हिस्टोन प्रोटीन में आपके 8 मॉलिक्यूल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होती है। सो ये स्टेटमेंट बेटा आपकी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। एंड द पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक। बिल्कुल रॉन्ग है बेटा, हिस्टोन प्रोटीन आपके एक बेसिक प्रोटीन है बेटा, इसकी जो पीएच होगी वो आपकी कैसी होगी? बेसिक होगी, मोर देन 7 होगी। सो इसीलिए इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है बेटा, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, सो रॉन्ग स्टेटमेंट बेटा आपके क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा? ये 4th हो जाएगा। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, a person goes to the high altitude and experience the altitude sickness। high altitude हिल एरिया पे अगर आपके कोई पर्सन गया है बेटा तो इसमें आपके एल्टीट्यूड सिकनेस के ये सिम्टम्स आपके एक्सपीरियंस करा है बेटा, विद द सिम्टम्स लाइक द ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पाल्पिटेशन। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इफ आपके कोई पर्सन बेटा आपके हाई एल्टीट्यूड पर जाता है तो इसमें हाई एल्टीट्यूड सिकनेस आएगा,
बिकॉज वहां पर आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या है बेटा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आपके जैसे जैसे डिक्रीज होगा, अल्टीमेटली बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के रिजल्ट में बेटा उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी और साथ साथ हार्ट पाल्पिटेशन होने लगेगा। सो ये स्टेटमेंट बेटा इसका करेक्ट है। सेकेंड, ड्यू टू द लो, रीजन बेटा क्या दिया है, ड्यू टू द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट द सफिशिएंट ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात है बेटा, आपके जैसे ही हाई एल्टीट्यूड रीजन पे जाएगा तो बेटा आपके ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ड्यू टू द लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, आपके बॉडी जो है वो सफिशिएंट ऑक्सीजन बेटा आपके हैव नहीं करेगी। जैसे बेटा आपके सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होगी तो अल्टीमेटली बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी, और उसी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के रिजल्टेंट बेटा इसमें आपके हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स अपीयर होंगे। मींस इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बहुत स्टेटमेंट्स करेक्ट है, एंड आपके जो रीजन दिया है बेटा वो एक करेक्ट रीजन है फर्स्ट स्टेटमेंट का। सो इसमें आपके आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, बोथ ए एंड assertion and reason are correct है, and reason is the correct explanation for the test. Okay dear, next question आपके इकोलॉजी से बेटा, मैच द कॉलम लिस्ट विद द लिस्ट। सेकंड, एडेप्टेशन से बेटा एलन रूल जो बेटा आपके कह रहा है कि आपके जो कोल्ड क्लाइमेट एनिमल से बेटा, इन कोल्ड क्लाइमेट एनिमल में आपके जो बॉडी अपेंडेजेस होते हैं लाइक आपके हैंड्स, फोर लिम्स, अपर लिम्स है ना, ईयर लॉब्स, ईयर पिन्ना एंड अदर आपके जो बॉडी अपेंडेजेस होंगे बेटा वो शॉर्ट होंगे। मीन्स आपके जो एलन रूल है बेटा ये आपके किस पर अप्लाई होता है, ये आपके कोल्ड क्लाइमेट एनिमल पर अप्लाई होगा, मीन्स आपके पोलर सेल पर अप्लाई होगा। सो ए पर आपके आ जाएगा बेटा फर्स्ट। देन फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन बेटा आपके कौन शो करेगा, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन आपके शो करता है बेटा कंगारू रेट, जिसमें बेटा आपके वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर आपके हाई एंटी डायूरेटिक हार्मोन का बेटा आपके सिक्रेशन होगा, जो आपके यूरिन से हायर अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करेगा, हायर कंसंट्रेशन यूरिन आपका ये पास करेगा। तो बेटा ये आपके जो कंगारू रेट जो आपके डेजर्ट में सर्वाइव कर रहा है, ये आपके लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे सर्वाइव करने के लिए फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन शो करेगा। तो इसलिए बेटा इसमें आपके आ जाएगा फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। बिहेवियर एडेप्टेशन बेटा आपके मोस्ट कॉमनली डेजर्ट लिजार्ड आपके शो करेगी। डेजर्ट लिजार्ड का जैसे बॉडी टेम्परेचर आपके स्लाइटली डिक्रीज होता है बेटा वो आपके सन बाथ लेती है, एंड जैसे बेटा इसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा अल्टीमेटली आपके शेडी प्लेस पर आ जाता है, छाए में आ जाती है। तो ये इस टाइप का जो एडेप्टेशन है बेटा वो इसका बिहेवियर एडेप्टेशन होगा। सो बिहेवियर एडेप्टेशन शो करता है बेटा आपके लेजर डिजार्ड। एंड बायोकेमिकल एडेप्टेशन बेटा आपके शो करेगी मेराइन फिशेज एट द डेप्थ। मेराइन फिशेज जो डेप्थ में बेटा आपके हाई प्रेशर को भी फील कर रही है, प्लस बेटा आपके जो हाई लो टेम्परेचर पे बेटा आपके जो सर्वाइव कर रही है, इसमें आपके बायोकेमिकल एडेप्टेशन बेटा आपके होगा। स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन बेटा इसमें प्रेजेंट होते हैं, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होंगे, जो बेटा इसके बॉडी फ्लूइड को फ्रीज होने से भी प्रिवेंट करेंगे, एंड इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन लाइक जो आपके बेटा इसको हाई प्रेशर पे भी आपके इजीली सर्वाइवल में हेल्प करेंगे। सो ये बेटा इसके बायोकेमिकल एडेप्टेशन में बेटा आपके आएगा। सो इसीलिए इसमें करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बेटा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। एलन रूल कोल्ड क्लाइमेट एनिमल पोलर सील पर अप्लाई होगा। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन डेजर्ट एनिमल कंगारू रेट पर अप्लाई हो रहा है। बिहेवियर एडेप्टेशन डेजर्ट लिजार्ड आपके शो कर रही है। बायोकेमिकल एडेप्टेशन मेराइन फिश आपके बेटा शो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके मैच द लिस्ट विद द लिस्ट सेकंड। नेक्स्ट आपके अगेन बेटा आपके सेल डिवीजन से क्वेश्चन है बेटा। एस फेज में बेटा आपके क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन सिंथेसिस फेज। तो एस फेज में बेटा आपके डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट G2 फेज में आपके स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन बेटा आपके सिंथेसाइज होती है, सेल ऑर्गेनल्स भी बेटा आपके सिंथेसाइज होते हैं। तो G2 फेज में बेटा आपके स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन लाइक आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन ये आपके बेटा इसमें सिंथेसाइज होती है। तो इसमें बेटा आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन आपके सिंथेसाइज होगी। क्वेश्चन फेज G0 फेज ये बेटा आपके सेल साइकिल की एक इनएक्टिव फेज है, जिसमें आपके सेल इफ डिवाइड नहीं हो रही तो ये बेटा आपके इस इनएक्टिव फेज में आपके एंटर होगी। सो इसमें आपका आ जाएगा इनएक्टिव फेज। एंड लास्ट J1 फेज आपके इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए। ठीक है, कैसे बेटा, ये आपके सेल साइकिल है। सेल साइकिल में बेटा ये आपके M फेज है, M फेज के बाद बेटा ये आपके G1 फेज, G1 के बाद S फेज, S के बाद G2 फेज। तो बेटा ये आपके जो
G1 फेज है, ये G1 फेज, M फेज एंड S फेज, जिस डीएनए रेप्लिकेशन फेज है, इन दोनों के बीच में ही आ रही है, सेल इसी से तो आएगी, M फेज से G1, G1 से S, तो ये बेटा आपके M एंड S फेज के बीच की क्या हो गई, फेज हो गई। सो इसलिए हम कह सकते हैं इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सो G1 में बेटा आपका आ जाएगा थर्ड। ओके डियर, तो करेक्ट आंसर बेटा इसका हो गया फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके मिनरल न्यूट्रिशन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से बेटा आपके क्वेश्चन है, एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बेटा। मैच द कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट बेटा आपके नाइट्रोकॉकस बैक्टीरिया, नाइट्रोकॉकस बैक्टीरिया बेटा आपके क्या करेगा, ये आपके कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट करता है, ठीक है। सेकंड बेटा आपके राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा बेटा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेगा। सो ये आपके कन्वर्जेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड। फोर्थ आ गया थर्ड, थायोबैसिलस, थायोबैसिलस बेटा आपके थायोबैसिलस ये बेटा आपके डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस करता है बेटा। सो थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन में आ जाएगा। एंड लास्ट नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर कन्वर्जेशन ऑफ नाइट्रेट, नाइट्राइट टू नाइट्रेट। सो ये आपके नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्जेशन करता है बेटा। सो इसमें आ जाएगा थर्ड, और इस तरीके से अपना बेटा जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा थर्ड आंसर, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा आपके, हर एनसीईआरटी आपके मिनरल न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में बेटा आपके सभी एग्जांपल आपके दे रखे हैं। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, सबके सब डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके मॉर्फोलॉजी से, कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड आपके मर्ज करना है बेटा। आपके जो फ्लोरल फॉर्मूला बेटा आपका यूज किया है, ये फ्लोरल फॉर्मूला बेटा आपको देखना है कौन सी फैमिली से बेटा है। सो फर्स्ट आपके जो फ्लोरल फॉर्मूला है बेटा, ये आपके बेटा किसका है, फेबिएसी का। सो फर्स्ट में आपके फेबिएसी। सेकंड फ्लोरल फॉर्मूला जो बेटा यूज कर रखा है बेटा इसने, ये सेकंड फ्लोरल फॉर्मूला बेटा आपके किसका है बेटा, सोलेनेसी का। थर्ड फ्लोरल फॉर्मूला बेटा आपके किसका है, लिलियसी। एंड फोर्थ फ्लोरल फॉर्मूला बेटा आपके ब्रेसिकेसी का है। सो इसमें अगर हम देखें बेटा मैच करें तो इसमें करेक्ट आंसर बेटा आपके थर्ड हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा आपके, फैमिली बेस्ड क्वेश्चन है आपके मॉर्फोलॉजी का, ठीक है। एनसीईआरटी में आपके ऑल 4 फैमिलीज आपकी दे रखी बेटा, जिसमें से आपके सोलेनेसी, फेबिएसी, लिलियसी आपके एनसीईआरटी में कंप्लीट डिस्क्राइब है। ब्रेसिकेसी का बेटा आपका डायग्राम एंड इसका फ्लोरल फॉर्मूला मेंशन है। सो वहीं से बेटा आपके ये क्वेश्चन लिया है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके प्लांट फिजियोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बेटा हमें सेलेक्ट करना है। एटीपी सिंथेसाइज थ्रू द कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, बिल्कुल बेटा कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जिस पर आपके बेटा F1 F0 पार्टिकल आपके प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है। यहीं पर बेटा आपके एटीपी सिंथेसाइज होती है बेटा, जो आपके सेल कंप्लीट ETS में जो बेटा आपके कॉम्प्लेक्स 4 हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपके पार्टिसिपेट करते हैं। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो है बेटा ये आपके एटीपी सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। जो F1 F0 पार्टिकल है बेटा ये आपके एटीपी सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। सो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ आपके एटीपी सिंथेसिस से रिलेटेड है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस द प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही बात है बेटा। रेस्पिरेशन प्रोसेस में बेटा आपकी जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है बेटा, यही आपके क्या करेगी, प्रोटॉन ग्रेडियंट आपके डेवलप करेगी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड बेटा आपके पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बीच में। सो ये स्टेटमेंट भी आपके करेक्ट है। ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज, बिल्कुल बेटा आपके करेक्ट स्टेटमेंट है। आपके जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ है बेटा, इस कॉम्प्लेक्स फोर्थ पर आपके इलेक्ट्रॉन का जो फाइनल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है बेटा, ये फाइनल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल आपके ऑक्सीजन ही होता है। सो ये ऑक्सीजन के साथ आपके बाइंड होकर अल्टीमेटली आपके क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, H2O प्रोड्यूस करता है। सो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बेटा आपके फोर्थ कॉम्प्लेक्स पर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपके ऑक्सीजन ही होता है। सो इसीलिए बेटा ये आपके टर्मिनल स्टेज पर ही बेटा आपके ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंट रोल है। सो ये स्टेटमेंट भी बेटा आपके करेक्ट है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट, इन ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइज टू 2 ATP, बिल्कुल रॉन्ग है बेटा। NADH का 1 मॉलिक्यूल आपके 3 ATP प्रोड्यूस करता है। एंड द FADH2 गिव राइज टू 3 ATP मॉलिक्यूल, जबकि FADH2 बेटा आपको 2 ATP प्रोड्यूस करता है। आपके जो NADPH2 है ये बेटा आपके 3 ATP
प्रोडक्शन में हेल्प करेगा एंड FADH2 बेटा आपके 2 ATP प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये बेटा इसने अपोजिट कर दिया, रिवर्स कर दिया है ना। सो इसीलिए बेटा इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो फोर्थ हो जाएगा, बिकॉज हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। सो ये आपके इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। NADPH के थ्रू 3 ATP प्रोड्यूस होगी एंड FADH2 के थ्रू बेटा आपके 2 ATP प्रोड्यूस होगी। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अगेन DNA फिंगरप्रिंटिंग मीन्स आपके MBI से। DNA फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व द आइडेंटिफाई द डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन DNA सीक्वेंस कॉल्ड। आपके NCERT के एज इट इज लाइन बेटा इसने यहाँ से ली है। आपके जो DNA फिंगरप्रिंटिंग में बेटा आपके जो स्पेसिफिक रीजन को जो बेटा हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके बेसिस पे हम DNA को आइडेंटिफाई करेंगे DNA को, ये बेटा आपके रिपीटेटिव DNA होगा। आपके जो नाइट्रोजन बेस का जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होगा बेटा, यहीं पर बेटा आपको स्पेसिफिसिटी आपको मिलेगी बेटा, और इसी स्पेसिफिसिटी के बेसिस पे बेटा आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के DNA के थ्रू बेटा आप उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए बेटा इसमें करेक्ट आंसर बेटा आपके हो जाएगा रिपीटेटिव DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट आपके स्टेटमेंट पूछा है, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट बेटा आपके जो डेड ऑर्गेनिज्म पर, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर जो बेटा फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम आपके सैप्रोफाइट कहते हैं। जो बेटा आपके ऑर्गेनिज्म लिविंग प्लांट पे डिपेंडेंट है, ये आपके हर्बीवोरस प्लांट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा? हर्बीवोरस प्लांट, फर्स्ट सेकंड ट्रॉफिक लेवल के प्लांट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड द शीथ सेल। आपके जो स्पेशलाइज्ड सेल जिनमें आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है बेटा, ये आपके हेटेरोसिस सेल होती है, आपके जो आपके साइनोबैक्टीरिया में आपके प्रेजेंट होती है। सो शीथ सेल में बेटा आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा, ये स्टेटमेंट भी बेटा आपके इनकरेक्ट है। फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी। कैरियोगेमी बेटा आपके टू न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम नेमिंग करते हैं। टू सेल के फ्यूजन को बेटा आपके कैरियोगेमी नहीं कहेंगे, टू न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम कैरियोगेमी कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बेटा आपके क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। एंड द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द टू मोटाइल ऑन नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। बिल्कुल बेटा, आपके टू गैमेट्स का जो फ्यूजन होगा बेटा, इसमें आपके सबसे फर्स्ट इनिशियली आपके प्लाज्मोगेमी होगी, उसके साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा बेटा। तो ये आपके प्लाज्मोगेमी के थ्रू बेटा आपके ये साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन होगा। सो इसीलिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो बेटा आपके करेक्ट स्टेटमेंट कौन हो जाएगा बेटा? आपके फोर्थ स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फैमिलीज पोलन ग्रेन रिटेन देयर वायबिलिटी फॉर द मंथ आफ्टर रिलीज। फ्लोरिंग प्लांट्स का बेटा आपके क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट का। आपके एनसीईआरटी के एज इट इज लाइन है बेटा, आपके रोजिएसी एंड लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो मेंबर है बेटा, इनके पोलन ग्रेन्स आपके कुछ पर्टिकुलर मंथ तक आपके वायबिलिटी शो करते बेटा। इनकी पोलन वायबिलिटी आपके मंथ तक होती है बेटा। ठीक है, सो इसीलिए इसमें करेक्ट आंसर बेटा आपके रोजिएसी एंड लेग्यूमिनेसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बेटा आपके टीआरएनए, 5S आरएनए एंड SNRNA के फॉर्मेशन में आपके हेल्प करेगा, जबकि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बेटा आपके HNRNA एंड mRNA एंड आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आपके डिफरेंट टाइप ऑफ rRNA के फॉर्मेशन में आपके हेल्प करता है बेटा। ठीक है, सो इसीलिए इसमें आपके करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा बेटा आपके फोर्थ। ओके, नेक्स्ट, बिकॉज आपके mRNA ट्रांसक्रिप्शन में बेटा आपके आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होगा, SNRNA ट्रांसक्रिप्शन में बेटा आपके SNRNA का फॉर्मेशन करेगा, बट ओनली SNRNA का फॉर्मेशन नहीं कर रहा। सो ये ओनली वर्ड की वजह से बेटा ये आपके क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, SNRNA बेटा आपके आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के थ्रू प्रोड्यूस होगा, बट ओनली SNRNA हम कह रहे हैं, तो बेटा ये आपके क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। एंड ट्रांसक्रिप्ट द rRNA लाइक आपके 28S, 18S, 5.8S, ये आपके आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। सो इसीलिए ये भी आपके क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन n t इज इक्वल टू n0 ERT, इसमें आपके जो E है बेटा, ये आपके द बेस ऑफ नेचुरल लॉग थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है बेटा। एनसीईआरटी के एज इट इज लाइन है। सो इसमें बेटा आपके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बेटा आपके n t इज इक्वल टू n0 ERT में बेटा E आपके नेचुरल बेस लॉग थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट,
द सेंट्रियोल अंडरगोज द डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन का अगेन क्वेश्चन बेटा आपके सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन बेटा आपके एस फेज में ही होगा। एस फेज में आपके डीएनए का रेप्लिकेशन भी होगा, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस भी एस फेज में होगी, एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी बेटा आपके किस में होता है, एस फेज में ही होता है। सो इसीलिए इसमें करेक्ट आंसर बेटा हो जाएगा एस फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आपके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आपके आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। siRNA साइलेंसिंग आरएनए की रिक्वायरमेंट बेटा इसमें नहीं होगी, ये आपके आरएनए इंटरफेरेंस में बेटा आपके हेल्प करेगा। ठीक है, सो इसीलिए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा siRNA। बाकी आपके mRNA मैसेंजर आरएनए आपके प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्टली आपके प्रोटीन कोडिंग में हेल्प करेगा। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए बेटा ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में आपके हेल्प करेगा, एंड टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए ये भी आपके प्रोटीन सिंथेसिस में आपके हेल्प करेगा। अमीनो एसिड को कैरी करेगा, ये आपके प्रोटीन को कोड करेगा, एंड देन आरआरएनए आपके बेटा राइबोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव फॉर द बायोफोर्टिफिकेशन इन क्रॉप्स। बायोफोर्टिफिकेशन इफ आपके किसी पर्टिकुलर प्लांट में बेटा आप न्यूट्रिएंट एंड वाइटामिन मिनरल्स को बेटा आपके इंक्रीज कर रहे हैं, सो इसको हम नेमिंग करते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन के थ्रू बेटा हम आपके किसी भी प्लांट में डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी का फॉर्मेशन नहीं करते, इसमें आपके जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है उसकी वो हम इंप्रूव करेंगे। सो इंप्रूव द वाइटामिन कंटेंट ये भी सही है, इंप्रूव द माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स कंटेंट बिल्कुल सही है, इंप्रूव द प्रोटीन कंटेंट बिल्कुल सही है, बट आपके इंप्रूव द डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी ये आपके आपके बायोफोर्टिफिकेशन में आपके डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी हम डेवलप्ड नहीं करते बेटा। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, the organelles that are included in the endomembranous system। endomembranous system में बेटा आपके सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल लाइक आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स बेटा आपके इंक्लूड होते हैं। इसमें आपके एनसीईआरटी में क्लियर कट मेंशन है बेटा आपके डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल लाइक आपके माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बेटा इसमें आपके इंक्लूड नहीं होंगे, बिकॉज आपके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल ये बेटा आपके एक सिस्टम वाइज आपके एक फंक्शनली इनका जो फंक्शन होगा बेटा एक सिस्टमेटिक वे में आपके कनेक्टेड होता है। सो इसीलिए बेटा इन ऑल 4 ऑर्गेनल्स को हम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में ही इंक्लूड करते हैं। सो इसीलिए बेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रूट फ्लाई हैज ए 8 क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड स्टेज इन ईच सेल ड्यूरिंग द इंटरफेज ऑफ द माइटोसिस। इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 फेज इज 8, J1 फेज में आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके कितने दिए बेटा 8 दे रहे हैं, तो पूछ रहा है व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर S फेज। अब बेटा S फेज में आपके डीएनए रेप्लिकेशन होगा, सो S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, सो डीएनए तो डबल होगा बट आपके क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंजेस नहीं होगा। सो इसीलिए S फेज के बाद भी बेटा आपके क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा बेटा 8 रहेगा। एनसीईआरटी के एज इट इज लाइन है बेटा कि आपके J1 फेज में आपके जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है S फेज के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही रहेगा। हाँ, S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, सो डीएनए अमाउंट डबल हो जाएगी। इफ आपके J1 फेज में डीएनए आपके 2C है, सो आपके S फेज में डीएनए 4C हो जाएगा, बट आपके क्रोमोसोम नंबर में आपके कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है बेटा, बिकॉज आपके J1 फेज में जो आपके क्रोमोसोम सिंगल क्रोमेटेड है, S फेज में आपके क्रोमोसोम डबल क्रोमेटेड हो जाएंगे। सो क्रोमोसोम नंबर वही है बेटा। ठीक है, सो इसलिए इसमें करेक्ट आंसर बेटा आ जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। बेटा आपके मियोसिस में जो सेंट्रोमियर का डिवीजन है बेटा ये आपके एनाफेज फर्स्ट में होता है, एनाफेज सेकंड में होता है। एनाफेज फर्स्ट में बेटा आपके सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होगा। एनाफेज सेकंड में बेटा आपके जो सिंगल क्रोमोसोम है जो आपके डबल क्रोमेटेड है, इसमें स्पिंडल फाइबर बेटा इसके काइनेटोकोर से अटैच्ड होंगे, एंड आपके बेटा एनाफेज सेकंड में बेटा आपके जैसे स्पिंडल फाइबर की शॉर्टनिंग होगी, अल्टीमेटली बेटा इसमें आपके क्या होगा सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी, और सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग से बेटा इसके बोथ क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, एंड वन क्रोमेटिड आपके वन पोल की तरफ एंड अनदर क्रोमेटिड आपके अनदर पोल की तरफ आपके क्या होगा मूव होगा। तो अल्टीमेटली आपके जो सेंट्रोमियर का जो डिवीजन है बेटा ये सेंट्रोमियर का डिवीजन आपके एनाफेज सेकंड में होगा। किसमें होगा बेटा एनाफेज सेकंड में होगा। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, the production of gamete by the parents, formation of zygote and the F1 F2 plants can be understood from a diagram called। बेटा जेनेटिक्स में आपके जो भी हम
पेरेंट्स की क्रॉसिंग करके F1 एंड F2 प्लांट्स या ऑफ स्प्रिंग जो है बेटा, इन F1 एंड F2 ऑफ स्प्रिंग को जो भी बेटा हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं इस तरीके से, जो भी आपके गैमेट प्रोड्यूस होते हैं उसको वन मेल गैमेट्स को वन रो में एंड अदर गैमेट्स को आपके अदर रो में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम नेमिंग करते हैं बेटा आपके पुनेट स्क्वायर चार्ट के थ्रू बेटा हम आपके स्टडी कर सकते हैं। ओके डियर, प्लांट फॉलो द डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और phase of life to form the different kind of structure. This ability is called, बेटा आपके प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी की लाइन। तो बेटा ये आपके प्लास्टिसिटी बेटा हम इसको नेमिंग करते हैं, आपके प्लांट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट टाइप के पाथवे शो कर रहा है, तो इसको हम प्लास्टिसिटी कह सकते हैं बेटा। ठीक है, प्लास्टिसिटी की एज इट इज लाइन है बेटा यहाँ से। एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म में बेटा आपके किस टाइप का रिलेशनशिप है? एमेंसलिज्म बेटा आपके नेगेटिव एंड जीरो इंटरेक्शन है, जिसमें वन स्पीसीज को बेटा हार्म होगा एंड अदर स्पीसीज आपके नॉट इफेक्टेड रहेगी। लाइक आपके फंगस एंड बैक्टीरिया के बीच में बेटा आपके जो रिलेशनशिप होता है, जिसमें फंगस आपके एंटीबायोटिक रिलीज करके आपके बैक्टीरियल ग्रोथ को सप्रेस करता है। सो इसमें फंगस आपके नॉट इफेक्टेड है बट बैक्टीरिया को हार्म हो रहा है। सो ये आपके एमेंसलिज्म का आपका एक कॉमन एग्जाम्पल आता है। सो इसीलिए बेटा इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट को बेटा लिस्ट सेकंड से मैच करना है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन बेटा आपके किस में होगा? नेक्स्ट आपके पोमेटो में बेटा आपके प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हम करते हैं बेटा। ठीक है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर में बेटा आपके क्या डेवलप्ड होगा? प्लांट टिश्यू कल्चर में आपके सेल्स जो हम यूज करते हैं एक्स प्लांट, वो आपकी टोटिपोटेंसी सेल होती है बेटा। टोटिपोटेंसी आपकी कैपेसिटी शो करती है, तो इसीलिए इसमें टोटिपोटेंसी आ जाएगा। मेरिस्टेमेटिक कल्चर के थ्रू बेटा आपके वायरस फ्री प्लांट आप जनरेट कर सकते हो बेटा। एंड लास्ट माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू बेटा आपके जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं बेटा वो ऑल जेनेटिकली सिमिलर प्लांट होंगे। सो इसको हम सोमा क्लोन हम कह सकते हैं। सो अगर आप इसको मैचिंग करोगे बेटा, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में पोमेटो, प्लांट टिश्यू कल्चर में बेटा आपके टोटिपोटेंसी, मेरिस्टेमेटिक कल्चर में वायरस फ्री प्लांट एंड माइक्रो प्रोपगेशन में आपके सोमा क्लोन। सो इसमें आपके फोर्थ आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in spurts of the interspecific competition in the nature, which mechanism is competing species may have the evolved for their survival? तो बेटा इसमें आपके रिसोर्सेज पार्टनरशिप के थ्रू बेटा ये आपके इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। इस पर आपके रिसोर्सेज पार्टनरशिप करते हैं, तो बेटा इससे आपके बहुत स्पीसीज जो आपके कंपीट कर रही है बेटा, ये सेम प्लेस पर या आपके डिफरेंट प्लेस पर बेटा आपके सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, तो इसमें आपके करेक्ट आंसर आ जाएगा रिसोर्सेज पार्टनरशिप। Which of the following algae contain the mannitol reserve food material? बेटा आपके मैनिटोल जो आपके रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ये आपके ब्राउन एल्गी का फीचर है। एंड इनमें से आपके जो ब्राउन एल्गी है बेटा ये आपके कौन सा है? एक्टोकार्पस है। तो इसीलिए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा आपके एक्टोकार्पस, बिकॉज आपके वॉल्वॉक्स येलोथ्रिक्स आपकी ग्रीन एल्गी है, ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी है। सो ब्राउन एल्गी आपके एक्टोकार्पस इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The site of receptions of the light in the plant during the photoperiodism। ये फिर से बेटा आपके प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपके क्वेश्चन है। आपके लाइट रिसेप्शन जो आपके बेटा रिसीव करता है बेटा प्लांट फोटोपैरिडिज्म के टाइम पर, ये बेटा आपके कौन करती है? लीफ करती है। इसलिए बेटा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा लीफ। ये सेम क्वेश्चन बेटा आपके लास्ट 2 ईयर पहले भी बेटा आपके नीट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन सॉर्गम। बेटा सॉर्गम जो है बेटा ये आपके C4 प्लांट है, एंड C4 प्लांट में आपके कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का जो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट होता है बेटा ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, OAA। ठीक है बेटा, सो इसका फर्स्ट प्रोडक्ट जो होगा बेटा ये आपके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। 4 कार्बन कंपाउंड है बेटा, इसी के बेसिस पे बेटा हम इसको C4 साइकिल और C4 प्लांट भी हम इसको नेमिंग करते हैं। इसलिए बेटा इसमें आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। आपके सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है बेटा। सबसे फर्स्ट आपके क्रिस्टा जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते बेटा, ये एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर। थर्ड, नेक्स्ट आपके थाइलेकोइड जो आपके क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में आपके फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके प्लास्टिड में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट आपके सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर बेटा आपके क्रोमोसोम पर आपके प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के टाइम पर बेटा ये। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्लेस पर बेटा ये आपके सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं, जिससे आपकी हेल्प से बोथ क्रोमेटिड आपके अटैच्ड होते हैं। एंड लास्ट आपके सिस्टर नी बेटा ये आपके डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है बेटा आपके गोल्जी एपरेटस की। सो ये गोल्जी एपरेटस की डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो अगर आप इसको मैचिंग करोगे बेटा
तो इसमें आपके आंसर फर्स्ट आ जाएगा। ओके डियर, सेल बायोलॉजी का बड़ा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फ्लो चार्ट इन द सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। सेंट्रल डोग्मा थ्योरी जो आपके क्रिक के थ्रू बेटा आपके प्रपोज्ड है। इस थ्योरी में बेटा आपके सबसे फर्स्ट डीएनए के थ्रू आपके डीएनए का फॉर्मेशन बेटा इसको हम नेमिंग करते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम नेमिंग करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। एंड डी बेटा इसमें आपके प्रोटीन आ ही गया, तो इसीलिए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा आपके फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट विद द लिस्ट सेकंड। ये आपके प्लांट वाटर रिलेशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेटा आप कहते हो जो म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो आपके अट्रैक्शन फोर्स है बेटा, इसको हम नेमिंग करते हैं क्वेश्चन। देन आपके एडिशन बेटा अट्रैक्शन टुवर्ड्स द पोलर सरफेस। आपके वाटर मॉलिक्यूल का पोलर सरफेस से जो आपके अट्रैक्शन फोर्स होता है बेटा, ये आपके एडिशन आ गया। सरफेस टेंशन आपके मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज में आपके सबसे ज्यादा होगा, सो ये आपके फर्स्ट हो गया। एंड गटेशन बेटा आपके वाटर लॉस इन द लिक्विड फेज को हम क्या नेमिंग करते हैं गटेशन। इफ आपके वेपर फॉर्म में हो सो ये ट्रांसपायरेशन है, एंड लिक्विड फॉर्म में हो सो इसको हम नेमिंग करते हैं गटेशन। तो ये आपके गटेशन आ गया। तो अगर आप इसको बेटा मैच करोगे तो इसमें आपके आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपके फोटोसिंथेसिस से बेटा आपके क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें फाइंड आउट करना है बेटा। सबसे फर्स्ट, ग्रेना लेमिली हैव द पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड। बिल्कुल सही बेटा बात है बेटा। ग्रेना लेमिली में जो बेटा आपके पीएस फर्स्ट भी आपके प्रेजेंट होगा एंड पीएस सेकंड भी आपके प्रेजेंट होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व द बोथ पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड। बेटा आपके बिल्कुल रॉन्ग है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बेटा आपके ओनली पीएस फर्स्ट आपके प्रेजेंट होता है, पीएस सेकंड बेटा आपके प्रेजेंट नहीं होगा। पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड बोथ आपके नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में प्रेजेंट होते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ओनली पीएस फर्स्ट की प्रेजेंस होगी, सो इसलिए बेटा ये स्टेटमेंट आपके रॉन्ग हो गया और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेटा आपके सिलेक्ट करना है, सो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपके सेकंड। बाकी स्टेटमेंट बेटा आपके सही है। Both ATP and NADPH2 are synthesized during the non-cyclic photophosphorylation। Z स्कीम में आपके ATP and NADH2 both आपके synthesize होते हैं। And stroma lamelli having only PS first and lock the NADPH2 reductase enzyme। Lack the NADPH2 reductase enzyme। ये भी बात आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके प्लांट एनाटॉमी से है। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। सेल ऑफ द मेडुलरी रेज दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ कैम्बियम रिंग। ये बेटा आपके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का ही पार्ट होती है बेटा, सो ये स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। मेडुलरी रेज बेटा आपके सेकेंडरी वेस्कुलर कैम्बियम के फॉर्मेशन में बेटा आपके हेल्प करती है। तो मेडुलरी रेज की जो सेल बेटा आपके वेस्कुलर कैम्बियम के फॉर्मेशन में आपके पार्टिसिपेट करती है, ये एक्चुअल में आपके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का ही फॉर्मेशन करेगी। बाकी स्टेटमेंट बेटा आपके इनकरेक्ट है, लाइक आपके लूजर पैरेन्काइमेटस सेल्स रप्चरिंग द एपिडर्मल एंड फॉर्मिंग द लेंस शेप्ड ओपनिंग इज बार्क। ये बेटा आपके स्पॉन्जी पैरेन्काइमा नहीं होगा। एंड इसी तरीके से लार्ज कलरलेस एम्पिटी सेल इन द एपिडर्मल ऑफ ग्रासेस, ये आपके सब्सिडियरी सेल नहीं होती है, बुलिफॉर्म सेल्स होती है। इन डाइकोट लीफ द वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय द लार्ज थिक वॉल सेल, ये आपके कंजक्टिव टिश्यू के थ्रू आपके सराउंडेड नहीं होंगे। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये बेटा आपके नीट 2021 में आपके बॉटनी सेक्शन का बेटा आपके कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन है बेटा। आप इस कंप्लीट पेपर को अगर आप एनालिसिस करो तो बेटा आपके कंप्लीट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस से हैं। कोई भी क्वेश्चन बेटा आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, सब कंसेप्चुअल एंड अच्छे क्वेश्चन है बेटा। ओके डियर, फर्स्ट क्वेश्चन अपने जूलॉजी में जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का है। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी addition on chilled ethanol precipitate out। so no doubt अपन जानते हैं कि जो डीएनए है उस डीएनए को हमें प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना है। सो अदर मैक्रोमोलिक्यूल जो भी थे उनको अपन ने ऑलरेडी जो भी एप्रोप्राइट जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे उनसे रिएक्ट करवा के यहाँ पर उनसे ट्रीट करके उनको अपने डाइजेस्ट करवा दिया था। सो यहाँ पर बात हुई है चिल्ड इथेनॉल की, कि अगर अपन इसमें चिल्ड इथेनॉल डालते हैं तो चिल्ड इथेनॉल ऐड करने के बाद प्रेसिपिटेट किसको करेगा वो,
तो बेटा नो डाउट वहां पर वो प्रेसिपिटेट करेगा डीएनए को। किसको प्रेसिपिटेट करेगा? डीएनए को, क्योंकि डीएनए ही हमें किस फॉर्म में चाहिए? प्योर फॉर्म में चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not an application of polymerase chain reaction. No doubt polymerase chain reaction use for gene amplification, that is the most advantageous application of PCR. तो जीन एम्प्लीफिकेशन जो है वो इसका एक मोस्ट एडवांटेजियस जो है वो एप्लीकेशन है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है उसको यूज किया जाता है। द नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन। तो प्रोब के केस में अपन वहां पर डिस्कस करते हैं इसको। बट प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, यहां पर आइसोलेटेड प्रोटीन जो है उस प्रोटीन का अगर अपन को आइसोलेशन करना है तो उसका जो प्योरिफिकेशन है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का एप्लीकेशन नहीं है। बेसिकली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में इन्वॉल्व किया जाता है। इसके अलावा जीन एम्प्लीफिकेशन करने के लिए अपन इसको यूज करते हैं। एंड डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, किसी जीन में म्यूटेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है वो यूज में लेना होता है। सो द करेक्ट आंसर इज प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Which of the following is a correct sequence of the steps in a polymerase chain reaction? polymerase chain reaction में कौन कौन से steps इन्वॉल्व हैं? बट यहां पर ये जो सीक्वेंस है ये आपको एक्यूरेट बताना है कि फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है। नो डाउट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक हाई टेम्परेचर पर कंप्लीट होने वाला रिएक्शन है। ये हाई टेम्परेचर पर कंप्लीट होने वाला रिएक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर अपन बात करते हैं कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को 90 to 92 डिग्री सेल्सियस से 94 डिग्री सेल्सियस पर अपन जो है वो रखते हैं ताकि उसका डीनेचुरेशन हो जाए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड हो जाए। एंड द नेक्स्ट इज एनेलिंग। नेक्स्ट स्टेप इज एनेलिंग। अब जो एनेलिंग स्टेप होता है उस एनेलिंग स्टेप में हम प्रोब ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? प्रोब। ये शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जो होता है उसको अपन यहां पर ऐड करते हैं प्रोब को। एंड एक्सटेंशन में जो अपना टेक पॉलीमरेज एंजाइम है उसकी हेल्प से अपन जो है वो डीएनए का जो अनदर स्ट्रैंड है या फिर आप कह सकते हैं कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है उसका एक्सटेंशन करवाते हैं। सो करेक्ट सीक्वेंस इज डीनेचुरेशन फर्स्ट स्टेप, देन एनेलिंग एंड देन एक्सटेंशन। ये तीनों ही स्टेप हाई टेम्परेचर पर कंप्लीट होते हैं नो डाउट। तो डायरेक्ट जो है अपना हिंट यहां पर दिया हुआ है, डायरेक्ट एक सीक्वेंस यहां पर लिखा है डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन। बाकी के अगर तीन के बारे में बात की जाए तो सीक्वेंस काफी उल्टा पुल्टा सा यहां पर लग रहा है। सो अपना आंसर थर्ड चला जाएगा यहां पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन जीन्स, लिसन, ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। व्हेन जीन्स टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्ट in an individual tissue to treat a disease, it is known as। इस क्वेश्चन में उसने हिंट दिया है आपको कि जब हम एक जीन एम्प्लीफिकेशन करवाते हैं अपने एक टारगेट जीन का, उस टारगेट जीन का जब अपन एम्प्लीफिकेशन करवा लेते हैं देन अपन अटेम्प्ट करते हैं एक इंडिविजुअल जो होता है उस इंडिविजुअल के किसी टिश्यू में अगर कोई डिजीज है तो उसको ट्रीट करने के लिए, मींस एक इनकरेक्ट जीन जो होता है उसको रिप्लेस करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि वहां पर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी आपको दी जाती है। और ये सब कुछ आप जो है वो पढ़ते हैं जीन थेरेपी में। किसमें पढ़ते हैं? जीन थेरेपी में। सो ट्रीट ए डिजीज दी है, यानी एक डिजीज को ट्रीट करना, दैट इज द जीन थेरेपी। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, इससे अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं, ये ट्रीट में काम नहीं आता है। सेफ्टी टेस्टिंग नहीं जी, ये आपके जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है उनको अपन क्यों तैयार करते हैं उसके लिए होता है। बायोपायरेसी, नो डाउट आप जानते हैं कि अगर कोई नेशनल या इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं वो अगर कंपनसेटरी पेमेंट दिए अगर बायो रिसोर्सेज को यूज करती हैं, दैट कंडीशन इज बायोपायरेसी। सो दैट करेक्शन ऑप्शन इज जीन थेरेपी। ओके, आंसर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट्स? ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स। ओके, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक्चुअली वो होते हैं
जिनका ग्रोथ वगैरह जो होती है उस ग्रोथ वगैरह में कोई रोल नहीं होता, कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में उनका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। सो यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स भी शो होंगे, दैट इज एमिनो एसिड, ग्लूकोज, ठीक है। विनब्लास्टिन, कुर्कुमीन हो गया, रबर हो गया, गम्स हो गए, मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया। तो इसमें एल्केलॉइड्स भी हैं और रबर है जैसे कि गम्स है, विनब्लास्टिन है, ड्रग्स वगैरह भी हैं। सो बेटा एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज, दैट इज करेक्ट आंसर एंड दे आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ये क्या होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। ओके, द फैक्टर दैट लीड टू फाउंडर इफेक्ट पॉपुलेशन इज, देखिए एक्चुअली जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है कि एक पॉपुलेशन की बात करें तो उस पॉपुलेशन में से बाई चांस अगर कुछ इंडिविजुअल बाहर निकल जाए और बाहर निकलने के बाद अगर वो एक जियोग्राफिकल रीजन में जाने के बाद एक पॉपुलेशन को स्टेब्लिश कर रहे हैं, देन दैट इफेक्ट इज फाउंडर इफेक्ट, दैट इफेक्ट इज फाउंडर इफेक्ट, एंड these individuals are founder, but by chance, allelic frequency change by chance, that condition is called genetic drift, and genetic drift show in small population, genetic drift small population में अपन को देखने को मिलती है। so ऐसा फैक्टर जो कि फाउंडर इफेक्ट शो करता है पॉपुलेशन में, म्यूटेशन नहीं हो सकता, वो नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो सकता, वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, वो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी एक दी हुई पॉपुलेशन के जीन्स जो हैं, उनके जो एलील्स हैं, वो बाई चांस अगर उस पॉपुलेशन से बाहर निकल जाए और उसके बाद एक नई पॉपुलेशन को स्टेब्लिश कर दें। सो आप कह सकते हैं वेरिएबिलिटी इन एलेलिक फ्रीक्वेंसी बाई चांस in a small population, that condition is called genetic drift and which cause founder effect. Okay, so correct option आपका genetic drift हो जाएगा। DNA strand on a gel stain with ethidium bromide when view under ultraviolet radiation appear as, so no doubt सिंपल से ब्राइट ऑरेंज बैंड आपको दिखाई देते हैं। वैसे भी अपन जानते हैं कि जो डीएनए के जो डाइजेस्टेड पीस होते हैं या स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनको अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते, अपन विजिबल लाइट में उसको नहीं देख सकते। सो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है उनका अपन को यूज करना होता है। और जो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की अगर अपन बात करते हैं, देन वहां पर जब आप उसको लाइट डालते हैं इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद, तो आपको वहां पर जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो ब्राइट ऑरेंज बैंड्स में दिखाई देते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। देखिए यहां पर बॉन्ड्स की बात हुई है, ठीक है। आपसे यहां पर ये नहीं पूछा गया कि बॉन्ड कैसे बन रहा है, कि जो वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन से बन रहा है, कंडेंसेशन से बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो आपसे नहीं पूछा गया। यहाँ पर आपसे डायरेक्ट ये पूछा गया कि जो प्रोटीन है, यानी यहाँ पर आपको जो है वो क्या दे दिया गया, बायोमोलिक्यूल्स दे दिए गए, ठीक है। और यहाँ पर आपसे बोला गया उनके बॉन्ड्स, जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन जो होता है, उस प्रोटीन की बात करें तो बिटवीन एमिनो एसिड्स, अगर एमिनो एसिड जो है उस एमिनो एसिड की बात की जाए तो उनके जो बॉन्ड्स होते हैं उसको आप क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन जो होती है उस प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड आपको मिलता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पहली बात तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जहां पर भी होगा वहां पर डबल बॉन्ड होगा बिटवीन बिटवीन टू कार्बन्स, डबल बॉन्ड आपको वहां पर मिलेगा। तो डबल बॉन्ड वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं फर्स्ट में है। अगर सैचुरेटेड होता तो सिंगल बॉन्ड होता कार्बन कार्बन के बीच में। न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड की अगर अपन बात करते हैं यहां पर, तो आपको वहां पर फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, थर्ड कार्बन ऑफ शुगर एंड फिफ्थ कार्बन ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, जो उनके बीच का जो बॉन्ड होता है उसको अपना फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। सो पॉलीसैकेराइड दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज जो होती है उस दो ग्लूकोज यूनिट्स के बीच का जो बॉन्ड होता है दैट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो अगर अपन बात करना चाहें तो इसमें न्यूक्लिक एसिड में आपका जो है वो सेकंड ऑप्शन आ जाता है और पॉलीसैकेराइड्स वाले में आपका थर्ड ऑप्शन आ जाता है। सो अगर अपन मैच करें तो आपका जो है वो थर्ड ऑप्शन यहां पर मैच हो जाता है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ it is possible to detect the mutate gene causing cancer by allowing
radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of cell, followed by its detection using autoradiography because देखिए बेटा क्या होता है, probe is always a complementary single stranded DNA और single stranded RNA for that strand which strand not contain any mutant gene. प्रोब एक्चुअली एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है जो रेडियो एक्टिव लेबल्ड होता है, वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड होता है, बट वो कॉम्प्लीमेंट्री किसका होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है ऐसे डीएनए स्ट्रैंड का जिसमें कोई भी म्यूटेंट जीन नहीं है। तो अगर अपन बात करें कि एक सैंपल अपन डीएनए का रख दें जिसमें आप चेक करना चाहते हैं कि उसमें म्यूटेंट जीन है या फिर नहीं है, और देन उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब आप उसके साथ में रख दें, अब कॉम्प्लीमेंट्री तो नो डाउट आपस में क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड बनेगा, बट प्रोब रेडियो एक्टिव लेबल है। प्रोब कैसा है, रेडियो एक्टिव लेबल है। अब रेडियो एक्टिव लेबल है इसका मतलब समझिए, रेडियो एक्टिव लेबल है तो अब अपन चेक करेंगे उसको ऑटो रेडियोग्राफी से और उसका एक एक्सरे फिल्म निकालेंगे, उसमें अगर स्पॉट विजिबल हो रहा है दैट मीन्स वहां पर वो जो डीएनए है जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं उसमें कोई म्यूटेंट जीन नहीं है। बट अगर अपन बात करें कि ऑटो रेडियोग्राफी फिल्म पे वो आए ही नहीं है फोटोग्राफिक फिल्म में, तो इसका मतलब वहां पर म्यूटेंट जीन प्रेजेंट है। सो फर्स्ट ऑप्शन ही था, म्यूटेंट जीन डज नॉट अपीयर ऑन ए फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज कॉम्प्लीमेंट्री विथ इट, क्योंकि प्रोब उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो पाता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा था। इस क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या गया है, प्लाज्मिड PBr 322 हैज PST फर्स्ट, दैट इज ए रिकॉग्नाइजेशन साइट। यहां पर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था और PST फर्स्ट, दैट इज द रिकॉग्नाइजेशन साइट फॉर PST फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज साइट विद इन जीन एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दैट कन्फर्म एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस if this enzyme जो एंजाइम यहां पर ये रेजिस्टेंस दे रहा है, if this enzyme is used for inserting a gene for beta galactoside production and the recombinant plasmid inserted in E. coli strain, मतलब यहां पर अगर अपन जीन जोड़ दें लेग जेड जीन और फिर आप क्या करें, आप यहां पर PST फर्स्ट पर अपना डिजायर्ड डीएनए जोड़ दें या जीन जोड़ दें, तो लेगजेड जीन क्या करता है, लेगजेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है। ठीक है, अब इन्होंने यहां पर जोड़ दिया, मतलब ये जीन इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव होने का मतलब एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वहां नहीं रहा। ठीक है, सो रिकॉम्बिनेंट में क्या होगा, इट विल नॉट एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है एम्पिसिलिन के अगेंस्ट, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, वो उस होस्ट को नहीं मिल पाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मेटाजेनेसिस is observed in helminthes. No, metagenesis observed in coelentrates. So first is incorrect. Echinoderm are triploblastic. Yes, ये triploblastic होते हैं. They have 3 germinal layer and coelomate animal. Is that correct? Roundworms have organ system level. Yeah, of course. इनके अंदर organ system level होता है. Complates present in ctenophore helps in digestion, not in digestion. They helps in locomotion. वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में। सो ये भी इनकरेक्ट हो गया। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म्स। अगर यहां पर केनाल सिस्टम आ जाता तब ये ऑप्शन गलत हो सकता था, बट यहां पर इकाइनोडर्म्स के बारे में बोला गया और वो भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सो दो जो है वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट और जो है आपका फोर्थ। इसके अलावा बी और सी और ई ये सारी जो है वो करेक्ट है। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। मेटामेरिज मींस सेगमेंटेशन।
सेगमेंटेशन. ओके, सो सेगमेंटेशन प्रेजेंट इन एनेलिडा. केनाल सिस्टम, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, केनाल सिस्टम फाउंड इन पोरीफेरा. कॉम्प्लेट्स, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया आपका, टिनोफोरा. ओके, निडोब्लास्ट, दीज आर स्टिंग सेल्स एंड दे आर प्रेजेंट इन सिलेंट्रेट्स. सो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है वो इस तरीके से चला जाता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Which of the following statement wrongly represent its nature of smooth muscle? देखिए यहां पर बात हुई है स्मूथ मसल्स की और वहां पर भी रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है. सो कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्म बाय इंटरकैलेटेड डिस्क. ये कह रहे हैं आपको कि जो सेल्स हैं उन सेल्स के बिटवीन जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन इंटरकैलकेटेड डिस्क के थ्रू होता है. नो, इंटरकैलकेटेड डिस्क present in cardiac muscles, only present in cardiac muscles. ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं. ये तो गलत हो गया और रॉन्ग ही पूछा था, फिर भी देख लेते हैं. These muscles are present in the wall of blood vessel. या बिल्कुल होती हैं. These muscles have no striation, बिल्कुल उसके अंदर कोई बैंड नहीं होते. They are involuntary muscles, क्योंकि इनके ऊपर कंट्रोल ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का होता है. दैट ऑप्शन जो रॉन्ग है वो फर्स्ट है. ठीक है. विथ रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है इंसुलिन के रिगार्डिंग. सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन. बिल्कुल वो मेच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होता है. ए चेन होती है, बी चेन होती है और एक सी चेन होती है, बट ये सी चेन मेच्योर इंसुलिन में नहीं होता है. ये करेक्ट ऑप्शन है. द इंसुलिन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड. नहीं जी, उसमें सी पेप्टाइड नहीं होता है, क्योंकि अपने सामने मेन जो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था वो यही था कि अगर इंसुलिन बनता है तो प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनता है और अपन जो है एक प्रोकैरियोट के अंदर, एक इकोलाई के अंदर अपन इसको सिंथेसाइज करवा रहे हैं, उसका जीन वहां पर भेज रहे हैं. सो वहां पर स्प्लाइसिंग की प्रोसेस नहीं होती है. सो अपन ने दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड तैयार किए थे, ए एंड बी, और इली लिली कंपनी ने उनको अलग अलग इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया था. सो मेच्योर इंसुलिन के अंदर सी पेप्टाइड चेन नहीं होता है. द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड. या ऑफ कोर्स ये गलत है. A peptide and B peptide of insulin are interconnected by the disulfide bridge. बिल्कुल करेक्ट है. तो A, C and D, these statements are correct. Match the list first with list second. तो ये आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है. वॉल्ट, अगर अपन वॉल्ट की बात करें देन वॉल्ट जो है वो सेविक्स पे लगाया जाता है फीमेल में जेनाइटल पार्ट्स में. तो ये एंट्री जो है स्पर्म की वो सेविक्स के थ्रू ब्लॉक कर देता है. इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, नो डाउट इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस कई टाइप्स की होती हैं. कॉपर रिलीजिंग, इसके कॉपर आयन रिलीजिंग, इसके अलावा हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है, और नॉन स्टेरॉइड्स भी होती हैं उसके अंदर. तो अब ये फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म जो है विद इन द यूट्रस उसको प्रमोट करती हैं. वेसेक्टमी यानी वास डेफरेंस जो होता है उस वास डेफरेंस का एक पार्ट कट करके रिमूव करें. ट्यूबेक्टमी दैट इज द रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब. सो इजीली आप इसको मैच कर सकते हैं और ऑप्शन यहां पर आपका फोर्थ मैच कर रहा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर. इनकरेक्ट पेयर को यहां पर चेक करना है. बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है. लेक्टिन, लेक्टिन में कॉन्कावेलिन ए आता है, बिल्कुल सही है जी. टॉक्सिन एब्रीन, या ये भी सही है. एल्केलॉइड में कोडीन आता है और ड्रग्स के अंदर रिसिन नहीं आता है बेटा. यहां पर अगर ड्रग्स की अपन बात करते तो विनब्लास्टिन आ जाता, तो अपन यहां पर इसको करेक्ट कर सकते थे. ओके, तो इनकरेक्ट पेयर पूछा था अपन से. स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाय एंडोन्यूक्लियस टू मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए इज. तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है. ये कैसा सीक्वेंस है? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. तो वो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानता है, करेक्ट है. पोली ए टेल सीक्वेंस गलत है. डीजनरेट प्राइमर सीक्वेंस गलत है. ओकाजाकी सीक्वेंस बिल्कुल गलत है. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, लिसन आंसर यहां है.
affecting neuromuscular junction to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscle is called myasthenia gravis। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, उस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जो रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स यहां पर डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं बॉडी में बनने वाली एंटीबॉडीज के थ्रू, क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है ये, और इसमें स्केलेटल मसल जो होते हैं उनका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो अफेक्टेड होता है। सो डिजीज इज माइस्थेनिया ग्रेविस। ओके, मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर एंड इट इज ए age related disorder. It is a progressive degeneration of these muscles. Okay, which one of the following belong to the family Mucidae? और म्यूसिडी फैमिली जो है आपके फर्स्ट चैप्टर में लिखा है, दैट इज अ हाउस फ्लाई। ओके, इसमें आपको कोई खास चेक करना नहीं था। द पार्शियल pressure in mmHg of oxygen and carbon dioxide at alveoli site। तो एल्वलाई में आप बात करते हैं कि जो एल्वलाई होती है, उस एल्वलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg है, और जो CO2 का पार्शियल प्रेशर दैट इज 40 mmHg। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज कर लीजिएगा कौन सा है, आपके सामने क्लियर दिख रहा है। ठीक है जी, 159 एंड ये इनकी बात करें तो ये एटमॉस्फेरिक होते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और यहां एल्वुलाई में पूछा गया। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन इन द बिगिनिंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ पीसीआर विल बी अफेक्टेड फर्स्ट। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले अपने क्वेश्चन सोल्व किया है कि डीनेचुरेशन 90 to 94 डिग्री सेल्सियस पर कंप्लीट होने वाला है, तो डीनेचुरेशन ही यहां पर अफेक्टेड होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर अगर आप मेंटेन नहीं रख पाते तो डीनेचुरेशन यहां पर अफेक्टेड होगा। हाई टेम्परेचर की बात हुई है, यहां पर किसकी बात हुई है, हाई टेम्परेचर की, और इन दो स्टेप्स में इसकी बजाय टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Which enzyme is responsible for the conversion fibrinogen to fibrins? तो देखिए प्रोथ्रोम्बिन जो है, आपकी एनसीईआरटी ने आपको बताया कि प्रोथ्रोम्बिन जो है उसको थ्रोम्बोकाइनेज एंड कैल्शियम की प्रेजेंस में कन्वर्ट किया जाता है बेटा थ्रोम्बिन में, दैट इज कन्वर्जन। And then fibrinogen convert in fibrin in the presence of thrombin. So this is the second inactive clotting factor, ये यहां पर एक्टिवेट हो चुका है। ओके, दिस इज द फर्स्ट इनएक्टिव क्लोटिन फैक्टर, ये भी यहां पर एक्टिवेट हो चुका है, ये भी यहां पर क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। सो यहां पर थ्रोम्बिन जो है वो करेक्ट आपका आंसर हो जाता है, क्योंकि वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस? तो कॉपर 7 कॉपर रिलीज करते हैं, कॉपर टी कॉपर रिलीज करता है, मल्टीलोड 375 LNG 20 दैट इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन। ओके, स्कस एंटेरिकस इज रेफर टू एज, बच्चों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये, स्कस एंटेरिकस किसका दूसरा नाम है, इंटेस्टाइनल जूस। नो डाउट इसमें कोई भी बच्चा गलती करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है जी, सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन एट द एल्वलाई। सो अगर अपन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात करते हैं तो आप वहां पर पढ़ते हैं, ठीक है, कि अगर अपन ऑक्सीजन की बात करें, अगर हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, अगर अपन बात करें कि pH जो है वो हाई है, H+ कंसंट्रेशन अगर लो है, अगर बॉडी टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है या लो है, तो उस कंडीशन में अपन बात कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, जैसे इसका अपोजिट ऑक्सीजन डिसोसिएशन को प्रमोट करते हैं। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, हाई PO2 लो CO2, partial pressure of CO2 less H+ lower body temperature।
Venereal disease can spread through. Venereal disease means VD. So they can spread through sexual transmitted disease using sterile needle. अगर स्टेराइल नीडल को अपन यूज करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा. ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, या ये एक रीजन होता है. इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, बिल्कुल जी. किसिंग से नहीं होता है क्योंकि इसमें बॉडी का जो है वो फ्लूइड ब्लड वगैरह जो है वो कांटेक्ट में आना चाहिए. इनहेरिटेंस जी बिल्कुल नहीं होता. तो आपके पास 2 बी और सी करेक्ट हो जाते हैं. Which of the following organism bear hollow and pneumatic long bone? Hollow and pneumatic. Hollow and pneumatic. And hollow pneumatic bone जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एवीज का. और एवीज में देख लीजिएगा जरा, ये कंगारू है, नहीं है. ऑर्निथॉन हाइनकस बिल्कुल भी नहीं. हेमिडेक्टाइलस बिल्कुल भी नहीं. नियोफ्रोन दैट इज बिलोंग फ्रॉम एवीज. सो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता. विच इज द ओनली एंजाइम दैट कैपेबिलिटी टू कैटालाइज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट. दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्रोकैरियोट में पूछा गया है. तो प्रोकैरियोट में पूछा गया तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा, ना कि डीएनए पॉलीमरेज. ये गलत हो जाता है यहां पर, ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर है. किसके अंदर पूछ रहा है आपसे? प्रोकैरियोट्स के अंदर. नो डाउट इसके बारे में हर बच्चा जानता है, बस वो गलती करता है तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स वाले इस सेक्शन में, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे आप. सो द नेक्स्ट इज अगेन आपका क्वेश्चन आता है एनिमल किंगडम से. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस बार उन्होंने कॉमन नेम उनके पूछे. फाइसेलिया. फाइसेलिया सिलेंट्रेटा से बिलोंग करते हैं. इसका जो कॉमन नेम है दैट इज द पोर्ट्यूज मैन ऑफ वॉर. लिमुलस. लिमुलस की अगर अपन बात करें देन इट इज ए लिविंग फॉसिल. एन साइलोस्टोमा नॉट साइक्लो, ये साइलोस्टोमा है. अगर साइलोस्टोमा है दैट इज हुकवॉर्म. कई बच्चे यहां पर गलती करते हैं. एन साइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म नहीं बेटा, वो एन साइलोस्टोमा ही हुकवॉर्म है. पिनेक्टेडा पर्ल ऑयस्टर. सो इजीली मैच कर सकते हैं आप इसको, ठीक है. चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं. स्पिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट है. स्पिंक्टर ऑफ ओडाई के बारे में बात की है. थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है यहाँ से, वैसे हर बच्चा इसको पढ़ता है, अक्सर क्लासेज में डिस्कस हो ही जाता है कि यहाँ पर हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, कॉमन हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो है, कॉमन हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्या? स्पिंक्टर ऑफ ओडाई. तो स्पिंक्टर ऑफ ओडाई की अगर बात की जाए तो एक तो ड्यूडेनम और जंक्शन ऑफ हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट पर प्रेजेंट होता है, जिसकी ओपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एंजाइम CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन. पर्सन विथ AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट. सो यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला प्रिंसिपल अप्लाई होता है. क्या? एंटीजन ऑफ डोनर एंड एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट कुड नॉट बी सेम. वो कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए. और यहां पर AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बताया गया. क्यों? क्योंकि उसके प्लाज्मा में ना एंटीबॉडी A होता है और ना ही एंटीबॉडी B होता है. हाँ, आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अपन इसको AB ब्लड ग्रुप कहते हैं. Which of the following is incorrect with respect to cockroach? So फीमेल्स की अगर बात की जाती है, इन फीमेल 7th, 8th and 9th स्टेना they are present on ventral surface, chitinous plate together form a genital pouch. बिल्कुल सही बात है. 10th abdominal segment in both sex bear anal cerci. इट इज ए सेंसरी स्ट्रक्चर. ये एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है एनल सर्सा. अगर एनल स्टाइल आ जाता तो ये ऑप्शन गलत हो जाता. ए रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सिका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट. जी नहीं, ये गलत है. गिजार्ड और मिडगट के जंक्शन पर वो प्रेजेंट होता है, सो ये गलत हो गया.
हाइपोफेरिंक्स लाइज विद इन द केविटी इनक्लोज बाय द माउथ पार्ट्स, बिल्कुल, बिकॉज हाइपोफेरिंक्स सर्व एज ए टंग और वो इनक्लोज रहती है केविटी में। तो थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेटेड आरबीसी फॉर्मेशन प्रोडक्शन रिलीज बाय, ये किसके थ्रू रिलीज होता है? तो नो डाउट जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर जो सेल्स हैं, उन जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स के थ्रू ये रिलीज होता है और वो भी प्रेजेंट होती है किडनी में, जहां पर अपन पढ़ते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपार्टस का पोर्शन। ओके, मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी। एस्परजिलस नाइगर, सो एस्परजिलस नाइगर रिलीज citric acid, Acetobacter aceti acetic acid, Clostridium butylicum it form butyric acid, Lactobacillus lactic acid। सो मैच करने में काफी आसानी इनका, तो काफी नाम से ही काफी सिमिलरिटी, बुटाइलिकम ब्यूटारिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई, उसमें एसिटिक एसिड आ जाता, बस था एक ही है एस्परजिलस नाइगर, और वो है कौन सा? सिट्रिक एसिड वाला। रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मेमल्स आर प्रेजेंट ऑन, सो बेटा सेकेंडरी ओसाइट जो होता है, सेकेंडरी ओसाइट, उस सेकेंडरी ओसाइट की जो नॉन सेलुलर लेयर होती है दैट इज जोना पेलुसिडा, दैट जोना पेलुसिडा कंटेन ZP2 and ZP3, जोना पेलुसिडा रिसेप्टर 2 और जोना पेलुसिडा रिसेप्टर 3 for the binding of sperm, for the binding of sperm। जब एक स्पर्म इनके साथ में अगर बाइंड हो जाते हैं देन ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं और स्पर्म इसमें एंटर कर जाने के बाद, सो ये जोना पेलुसिडा पर प्रेजेंट होता है। किस पर प्रेजेंट होता है? जोना पेलुसिडा पर रिसेप्टर, विटेलाइन मेम्ब्रेन पर नहीं होता ये। फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट, फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. Which of the following molecular diagnostic technique is very useful for detection? तो इसमें देखिए आता है एलाइजा टेक्निक। कौन सा टेक्निक आता है इसमें? एलाइजा टेक्निक जो है वो इसके अंदर अपन इंक्लूड करते हैं। अर्ली डायग्नोसिस प्लस मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक जो है उसके अंदर अपन इसको एलाइजा को इंक्लूड करते हैं। जैसे HIV वगैरह जो होते हैं उनको अपन डिटेक्ट करने में एलाइजा का ही यूज करते हैं। मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। सो स्केपुला, स्केपुला इज ए ट्राइंगुलर बोन, इट इज ए फ्लैट बोन। क्रेनियम, सो इन क्रेनियम fibrous joints are present, they are also called sutures। Sternum is also a flat bone and vertebral column, so between two vertebra a disc is present that is called intervertebral disc, and that intervertebral disc is a cartilaginous joint, so it is consist of white fibrous cartilage। so easily आप इसको मैच कर सकते हैं। which of the following is not a step in multiple ovulation embryo transfer technology? काउ इज फर्टिलाइज बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बिल्कुल जी। फर्टिलाइज एक साथ ट्रांसफर टू सरगोट मदर एट 8 to 32 सेल स्टेज, बिल्कुल सही बात है। काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन हैविंग LH लाइक नोट, अगर यहाँ FSH लाइक होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, बट यहाँ LH लिखा इसलिए इनकरेक्ट हो गया। काउ यील्ड अबाउट 6 to 8 एग्स एट ए टाइम, बिल्कुल, क्योंकि उससे अपन FSH एक्टिविटी लाइक हार्मोन उसको दे देते हैं, दैट्स वाई वो 6 से 8 अंडे दे देती है। सो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। Which of the following secrete the hormone relaxin during the later phase of pregnancy? So fetus बिल्कुल नहीं करता है, यूट्रस जी बिल्कुल नहीं। ग्राफिन फॉलिकल एंड कॉर्पस ल्यूटियम की बात करें तो ये तो पहले ही डिजनरेट हो चुका है, इसके टूटने से तो कॉर्पस ल्यूटियम बना है। सो ऑप्शन इज कॉर्पस ल्यूटियम। अगर प्लेसेंटा आ जाता तब थोड़ा सा वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते थे। Identify the type of cell junction, identify the type of cell junction that helps to stop the leakage। अब लीकेज को स्टॉप करने के लिए
अपन क्या करते हैं, टाइट जंक्शन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए टाइट जंक्शन एक ही ऑप्शन में लिखा है। द सब्सटेंसेस अक्रॉस ए टिश्यू एंड फैसिलिटेशन ऑफ द कम्युनिकेशन विथ नेबरिंग सेल वायर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन। तो रैपिड ट्रांसफर किससे होता है, गैप जंक्शन से। बट यहाँ रिस्पेक्टिवली दिया है ना, रिस्पेक्टिवली का मतलब सीक्वेंस में ही आपको बताना है। टाइट जंक्शन जो है उससे पहले अगर गैप जंक्शन आता है, जैसे कि जिसके ठीक ऊपर वाले ऑप्शन में, बट इसमें अधेरिंग जंक्शन दे रखा है, सो वो इनकरेक्ट हो जाता है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with reference to lipids, so lipid having only single bonds are called unsaturated। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है अपने पास में, 2 बार आ चुका है। लेसिथिन इज ए फोस्फोलिपिड, बिल्कुल लेसिथिन एक फोस्फोलिपिड है जिसमें जो है वो प्रेजेंट होता है आपका कोलिन, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। पामेटिक एसिड है 20, नो 20 कार्बन एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। आर्केडोनिक एसिड ऑल्सो नहीं, 16 नहीं होते हैं इसके अंदर। सो इसमें बी एंड सी ये 2 सही हो जाते। डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैच करना है। फिलारिएसिस, फिलारिएसिस, फिलारिएसिस जो है वो डिजीज है। जो डिजीज होता है बेटा वुचरेरिया ब्रिंकोफ्टाई, जिसको आप एलिफेंटाइसिस भी कहते हैं। अमोबियासिस जो है उसकी बात करें तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से डिजीज होने वाला है। निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और रिंगवॉर्म ट्राइकोफाइटोन। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर, कौन सा इवेंट होता है। सो मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन के टाइम एच जोन डिसअपीयर हो जाता है बिकॉज एक्टिन स्लाइड्स ऑन मायोसिन। ए बैंड डिसअपीयर, नो ए बैंड डिसअपीयर नहीं होता है, ये गलत है। आई बैंड रिड्यूस इन विड्थ, आई बैंड की लेंथ छोटी हो जाती है। मायोसिन हाइड्रोलाइज एटीपी रिलीज है एडीपी, रिलीज द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, बिल्कुल सही बात है। सो यहां पर अगर गलत पूछ लिया जाए अपन से, तो गलत में अपन अगर अपन बात करें यहां पर, तो बी जो है वो गलत है। ए सी डी ई ऑप्शन, सॉरी यहां पर मिस्टेक से कट गया है, तो फिर भी ई ऑप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग अपन वहां पर देख लेते हैं, तो वो सही दिया हुआ उसके अंदर, ठीक है। मैथ लिस्ट फिश फर्स्ट विद द मैथ लिस्ट सेकंड। सो अडप्टिव रेडिएशन, अडप्टिव रेडिएशन का एक एग्जांपल डार्विन फिंच है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में अपन बात करते हैं तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स कन्वर्जेंट, जिसमें डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन से जो है वो इंडिविजुअल एक रीजन में आते हैं, तो उनमें अडेप्टेशन सेम आ जाते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात करें तो वो अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन में जाते हैं, वहां अलग अलग अडेप्टेशन लेते हैं। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल जो है वो आपका आ जाता है बोन्स ऑफ फोरलिम इन मैन एंड बर्ड्स, ठीक है जी। इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, सो इसमें अपन हर्बिसाइड्स वगैरह पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, तो ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस होती है, इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो इवोल्यूशन हो जाता है। दैट इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है इवोल्यूशन का, ठीक है। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट प्रोस्टोमियम इन अर्थवॉर्म, इट सर्व एज ए कवरिंग फॉर माउथ, ठीक है जी। इट हेल्प्स टू ओपन क्रैक्स इन द सॉइल इनटू विच दैट इट कैन क्राउल इजीली, बिल्कुल सही है। इट इज वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर, ये सेंसरी स्ट्रक्चर होता है। इट इज द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, फर्स्ट बॉडी सेगमेंट जो है वो पेरिस्टोमियम होता है, पेरिस्टोमियम नॉट प्रोस्टोमियम, ओके। सो ये गलत है और बाकी के सही है। द एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन, सो एडीए डेफिशिएंसी की अगर अपन बात करते हैं और इसकी वजह से होता है स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ओके। सो डिसफंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। which of these is not an important component in initiation of the in parturition in humans, parturition को शुरू करवाने के लिए इसमें किसका रोल नहीं होता है। सो अपन बात करते हैं बेटा प्रोलेक्टिन की, ऑक्सीटोसिन की। तो ऑक्सीटोसिन तो बर्थ हार्मोन है, खैर ये कॉन्ट्रेक्शन करवाता है यूट्रस की स्मूथ मसल्स के अंदर। रिलीज ऑफ प्रोलेक्टिन
प्रोलेक्टिन का फंक्शन मिल्क सिंथेसिस का होता है, इसका कोई रोल नहीं होता है। सो करेक्ट ऑप्शन ये है। एक तो इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो बिल्कुल बढ़ता। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो यूटेराइन वॉल में कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट करवाते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट।